हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं दीपिका शेखावत और आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सर्टेनली टुडे वी विल डाइव डीपर इनटू अ फैसिनेटिंग टॉपिक जिसका नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जैसे कि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं फ्लावरिंग प्लांट की, जैसे कि रूट, स्टेम्स, लीव्स, फिर फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, सीड्स हो गए। ठीक है, तो इनके बारे में ऑलरेडी हमने स्ट्रक्चर जो है इनका पढ़ा हुआ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो पार्ट्स होते हैं वो कैसे अराइज होते हैं, कैसे ग्रो करते हैं इन एन ऑर्डरली मैनर, और जो ट्रीज होते हैं वो हाइट में कैसे इंक्रीज होते रहते हैं, उनका जो गर्थ होता है वो कैसे ओवर टाइम इंक्रीज होता रहता है। लेकिन जो लीव्स होते हैं या फिर उनके जो फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनका एक लिमिटेड स्पान ही होता है। ठीक है, तो ये सब जो है वो क्यों होता है? दिस इज बिकॉज एक प्रिसाइज रेगुलेटेड प्रोसेस होता है प्लांट के डेवलपमेंट का। ठीक है, अब हम इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं और इसको इजी वे में समझते हैं। जितने भी प्लांट्स होते हैं ना, वो एक लाइफ साइकिल फॉलो करते हैं जो शुरू कहाँ से होती है? सीड से शुरू होती है। ठीक है, जब सीड को उसके फेवरेबल कंडीशंस मिलते हैं, जैसे कि मॉइस्चर है, टेम्परेचर है, लाइट है, तो वो जब उसे मिलेगा तो सीड जो है वो जर्मिनेट हो जाएगा और उसकी जो जर्नी होगी टू बिकम अ फुल्ली ग्रोन प्लांट वो शुरू हो जाएगी। जो अर्ली फेज होता है ना ग्रोथ का, उसे वेजिटेटिव फेज कहा जाता है। इस सीड का जो अर्ली फेज होगा ग्रोथ का, उसे वेजिटेटिव फेज बोलेंगे। तो यहाँ पे मेनली जो प्लांट होता है ना, वो रूट, स्टेम और लीव्स फॉर्म करने में फोकस करके रखता है। ठीक है, और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो कोई नया प्लांट अगर छोटा सा उगा है तो वो इमीडिएटली फ्लावरिंग नहीं करेगा, क्योंकि जो फ्लावरिंग होता है वो लेटर फेज ऑफ डेवलपमेंट में होती है। ठीक है, तो जब प्लांट एक बार फुल्ली ग्रोन हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, उसके बाद वो फ्लावरिंग वगैरह करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो वेजिटेटिव फेज है वो प्रिसीड क्यों करता है फ्लावरिंग को। इट इज सिंपल, जो प्लांट होता है उसे फुल्ली इक्विप्ड होना पड़ेगा पहले, क्योंकि जो सीड अगर वो प्रोड्यूस कर रहा है, अगर वो फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके लिए उसको उनको एनर्जी चाहिएगी। तो वो सपोर्ट कर सके उस एनर्जी डिमांड को, उसके लिए उसको पहले फुल्ली इक्विप्ड होना पड़ेगा। इसलिए जो वेजिटेटिव फेज होता है वो प्रीसीड होता है। ठीक है, और सीड करता है फ्लावरिंग को। उसके बाद अगर हम बात करें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जितने भी प्लांट के पार्ट्स होते हैं सब सेल से बने होते हैं, हमें पता है। ठीक है, और सेल्स जो है फिर टिश्यू फॉर्म करती हैं। ये जो टिश्यूज होते हैं वो ऑर्गन्स बनाते हैं, जैसे कि लीव्स है, फ्लावर्स है, स्टेम्स है। ठीक है, तो ये जो ईच सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ये सब जो है वो परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन, और उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है उनके रोल को। फॉर एग्जाम्पल, जो सेल्स होती है लीफ में, वो स्पेशलाइज्ड होती है फॉर फोटोसिंथेसिस, आपको पता ही होगा, मीसोफिल सेल्स। अगर हम रूट सेल्स की बात करें तो वो फोकस किस पे करते हैं? ऑन एब्सॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, but what's intriguing is that all cells originate from the zygote, the fertilized egg, है ना? Yet they grow into different, very different structures. ठीक है, भले सबके सब एक जाइगोट से ओरिजिनेट हुए हैं, लेकिन सबके फंक्शंस डिफरेंट है। दिस हैपेंस थ्रू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। ठीक है, जहाँ पे सेल्स डिवाइड होते हैं, ग्रो होते हैं और स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं इनटू वेरियस फॉर्म्स एंड फंक्शंस। जो प्लांट का डेवलपमेंट होता है ना, वो दो टाइप्स ऑफ फैक्टर्स की वजह से इन्फ्लुएंस होते हैं। दो फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, एक वो फैक्टर जो प्लांट के अंदर होगा, जिसे इंट्रिंसिक या फिर इंटरनल फैक्टर्स कहा जाता है, और एक वो फैक्टर जो प्लांट को बाहरी तौर से, बाहर की तरफ से इन्फ्लुएंस करता है, जिसे एक्सटर्नल या फिर एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स भी कहा जाता है। तो जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं ना, इसमें आते हैं हार्मोन्स, जो रेगुलेट करते हैं ग्रोथ विद इन द प्लांट। प्लांट के अंदर से जो ग्रोथ रेगुलेट करेंगे उनको बोला जाएगा इंट्रिंसिक फैक्टर्स। और वो फैक्टर्स जो प्लांट के ग्रोथ को बाहर से इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि लाइट, वाटर, टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो उन्हें एक्सट्रिंसिक या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स कहा जाता है। ठीक है, जो कि एनवायरमेंट से आते हैं। सो जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं, और तब ये जो दोनों फैक्टर्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, दोनों साथ में काम करते हैं और कंट्रोल करके रखते हैं कि प्लांट को कब और कैसे ग्रो होना है, ब्लूम करना है या नहीं करना है, सीड्स प्रोड्यूस करने हैं नहीं करने हैं, कब करने हैं, ठीक है, कैसे करने हैं। ये सब कौन इन्फ्लुएंस करके रखेगा? इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर्स।
और दिस इज वाई जो अंडरस्टैंडिंग होती है प्लांट के ग्रोथ की वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि उसी की वजह से हमें पता चलेगा कि प्लांट्स कैसे सरवाइव करते हैं, अडेप्ट करते हैं और थ्राइव करते हैं इन देयर एनवायरमेंट्स। सो आई होप ये जो मैंने आपको बताया अभी इसकी वजह से आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल गया होगा कि जो प्लांट की जो लाइफ होती है वो केयरफुली ऑर्डर्ड सीरीज ऑफ स्टेप्स होती है, ठीक है, जो इन्फ्लुएंस्ड होती है बाय बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फोर्सेस। Alright, now let us discuss the concept of growth, जो कि एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जो ग्रोथ होता है हम उसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ एक इरिवर्सिबल, ठीक है, रिवर्सिबल नहीं है, वापस उसे पहले जैसा नहीं किया जा सकता है। एक बार ग्रोथ हो गया तो वो आगे ही बढ़ेगा, पहले की तरह वापस छोटा नहीं होगा। तो ग्रोथ जो है वो एक इरिवर्सिबल और परमानेंट इंक्रीज इन साइज होता है। इरिवर्सिबल भी है और परमानेंट भी है, इंक्रीज इन साइज। अब वो एंटायर ऑर्गेनिज्म का भी हो सकता है, किसी ऑर्गन का भी हो सकता है, या फिर एक इंडिविजुअल सेल का भी हो सकता है, जो कि क्या है, इरिवर्सिबल भी है और परमानेंट भी है। फॉर एग्जाम्पल जब एक प्लांट का लीफ एक्सपांड होता है तो वो ग्रोथ है। और ये जो प्रोसेस है वो किसकी वजह से हो रही है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की वजह से हो रही है जो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। तो मतलब एक चीज हमें समझ में आ गई कि ग्रोथ किसकी वजह से होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की वजह से, ठीक है। तो ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है वो कौन सी हैं, तो ये दो टाइप की हैं, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक जो होता है उसका मतलब होता है बिल्डअप, यानी कि ग्रो, बिल्डअप होगा, ठीक है। और कैटाबॉलिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन, और ये दोनों की दोनों को एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, दोनों को एनर्जी चाहिए होती है। तो ये दो मेटाबॉलिक प्रोसेस की वजह से क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म है उसका ग्रोथ होगा। अब आपने पक्का कहीं ना कहीं तो ये देखा ही होगा कि कैसे एक सीडलिंग जो है वो मैच्योर प्लांट बनता है, या फिर कैसे एक रूट जो है वो लॉन्गर ग्रो होता रहता है ओवर टाइम। अब ये जो चेंज है परमानेंट होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। एक बार प्लांट में ग्रोथ, एक बार ये प्लांट में ग्रो हो गया उसके बाद ये श्रिंक नहीं होगा, जो रूट से वापस छोटे नहीं होंगे। सीडलिंग से अगर प्लांट बन गया तो वापस उससे सीडलिंग नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, आपने कभी लकड़ी के टुकड़े को पानी में डाल के अगर देखा हो तो फूल जाता है, ठीक है, मतलब बड़ा हो गया, थोड़ा पहले से थोड़ा बड़ा हो गया, मोटा हो गया, फूल गया, क्या वो ग्रोथ है? द आंसर इज नो। जब एक लकड़ी के टुकड़े को हम पानी में डालते हैं तो वो ग्रोथ एक्सपीरियंस नहीं कर रहा होता है। इंस्टेड वो किस चीज का एग्जाम्पल है, इम्बिबिशन का एग्जाम्पल है, जहाँ पे जो वुड है वो वाटर एब्जॉर्ब कर ले रहा है और टेम्पररीली स्वेल हो जा रहा है, ठीक है, उस सूज जा रहा है। तो जो वुड फाइबर्स होते हैं ना, वो पानी को अंदर ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो एक्सपांड हो जाता है। और ये जो एक्सपांशन है वो रिवर्सिबल है, ठीक है, टेम्पररी है। एक बार जैसे ही आप उसको धूप में रख दोगे तो पानी इवोपरेट हो जाएगा, ड्राई आउट हो जाएगा, और वुड जो है वापस श्रिंक होके उसके ओरिजिनल साइज में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इसमें कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी नहीं हुई, एनर्जी कंजम्पशन भी नहीं हुआ, और ना ही सेल डिविजन हुआ। तो ये जो है वो ग्रोथ नहीं है। और जो ग्रोथ होगी तब एनर्जी कंजम्पशन होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी होगी और सेल डिविजन भी होगा। तो ये याद रखना है कि जो ग्रोथ होता है उसमें मेटाबॉलिक प्रोसेस होते ही है, ग्रोथ परमानेंट होता है, इरिवर्सिबल होता है। और जो फिजिकल चेंजेस होते हैं जैसे कि स्वेलिंग ऑफ वुड ड्यू टू वाटर एब्जॉर्प्शन, वो सब टेम्पररी होते हैं और वो ग्रोथ में नहीं गिने जाते, नॉन मेटाबॉलिक होते हैं। अब हम थोड़ा सीड जर्मिनेशन के बारे में देख लेते हैं और कुछ टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले सीड जर्मिनेशन जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि जो सीड होता है वो डेवलप होता है इनटू अ न्यू प्लांट, ठीक है। और वो कैसे शुरू होगा, जब सीड को फेवरेबल कंडीशंस मिलेगी, जैसे कि मॉइस्चर, ऑक्सीजन, टेम्परेचर, तो सीड जो है वो ग्रो करने लगेगा। उसका जो एम्ब्रियो होता है ना, जो सीड के अंदर होता है, वो डेवलप होने लगेगा इनटू अ सीड, ठीक है। अब जो फर्स्ट स्टेप होगा जर्मिनेशन का वो कब होगा, जब सीड पानी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, इम्बिबिशन के थ्रू, किसके थ्रू, इम्बिबिशन के थ्रू। और उसकी वजह से सीड जो है वो फूल जाएगा। अभी जो हाइड्रेशन मिला ना सीड को, इसकी वजह से क्या होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ट्रिगर हो जाएगी सीड के अंदर, जिसकी वजह से सीड जो है अब सेल डिविजन करेगा और ग्रो होने लगेगा। और थोड़े ही टाइम बाद सीड में से एक रेडिकल निकलेगा, ठीक है। रेडिकल अगर आपको पता हो, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ये रेडिकल से रूट बनते हैं। तो अभी के लिए हम उसे एम्ब्रियोनिक रूट बोल सकते हैं। और उसके बाद निकलेगा सीड में से प्लूम्यूल, प्लूम्यूल से बनता है शूट,
ठीक है, तो अभी हम उसे क्या बोलेंगे, द एम्ब्रियोनिक शूट। ठीक है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अ सीडलिंग। अब कुछ की स्ट्रक्चर्स होते हैं जो जर्मिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले होता है कॉटिलिडन, ये वाला पार्ट कॉटिलिडन। तो कॉटिलिडन जो होता है वो सीड लीव्स की तरह होते हैं, जो एम्ब्रियो का पार्ट होते हैं। ठीक है, किसकी तरह होंगे, सीड के लिए सीड लीव्स की तरह होंगे। और ये फूड स्टोरेज ऑर्गन्स का भी काम करते हैं, जिससे वो जो प्लांट होगा, जो सीडलिंग होगा, उसे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे जब तक उसके पास ट्रू लीव्स नहीं आ जाते। ठीक है, ताकि वो जो प्लांट है फोटोसिंथेसिस कर सके। अब डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्लांट, जो नंबर ऑफ कॉटिलिडन होते हैं ना, वो डिफर कर सकते हैं। आपको पता ही होगा, मोनोकोट होता है, डाइकोट होता है। मोनोकोट में एक ही कॉटिलिडन होता है और डाइकोट्स में दो कॉटिलिडन होते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा। जब तक उसके पास ट्रू लीव्स नहीं आ जाते, तब तक जो कॉटिलिडन होता है वो लीव्स की तरह काम करता है और फूड स्टोरेज ऑर्गन की तरह काम करता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग जो सीडलिंग होता है उसे। और तब तक जब तक उसके पास लीव्स नहीं आ जाते और वो फोटोसिंथेसिस ना करने लग जाए। अब जैसे ही सीड डेवलप होगा, वो अपना फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर देगा और उसके बाद जो कॉटिलिडन है वो डिसअपियर हो जाएगा या फिर निकल जाएगा। ठीक है, अब हाइपोकोटाइल की बात करते हैं। हाइपोकोटाइल, हाइपो यानी कि नीचे, किसके नीचे, कॉटिलिडन के नीचे। ठीक है, कोटाइल, कॉटिलिडन, कॉटिलिडन के नीचे का जो पार्ट होगा उसे बोलेंगे हाइपोकोटाइल। याद रखना है, हाइपोकोटाइल किसे बोला है, कॉटिलिडन के नीचे वाले पार्ट को। हाइपोकोटाइल इज द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियोनिक प्लांट दैट लाइज बिलो द कॉटिलिडन। ठीक है, और वो एक्सटेंड करता है रेडिकल की तरफ, एम्ब्रियोनिक रूट्स की तरफ नीचे एक्सटेंड करेगा। अब इसका की रोल क्या होता है, ये जो है सीडलिंग को पुश करता है अबोव द सॉइल, सॉइल के ऊपर पुश करेगा सीडलिंग को, ताकि जो सॉइल जो सीडलिंग है उसमें जो ये कॉटिलिडन है वो जो सॉइल है उससे बाहर निकल के ऊपर आ सके। तो बहुत सारे प्लांट्स में क्या होगा, कॉटिलिडन की लेंथ बढ़ेगी, जिसकी वजह से सॉरी हाइपोकोटाइल की लेंथ बढ़ेगी। ये जो लेंथ हाइपोकोटाइल की वो बढ़ेगी, उसकी वजह से कॉटिलिडन और जो शूट होगा वो पुश होगा टुवर्ड्स द सॉइल और वो सॉइल से बाहर आ जाएगा। और इस प्रोसेस को बोलते हैं एपीगियल जर्मिनेशन। क्या बोलते हैं, एपीगियल जर्मिनेशन। उसके बाद हम बात करेंगे एपिकोटाइल की। कोटाइल मतलब कॉटिलिडन, एपी मतलब ऊपर, यानी कि कॉटिलिडन के ऊपर का पार्ट। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये कॉटिलिडन है, इसके ऊपर का पार्ट। ठीक है, इसे एपिकोटाइल बोलते हैं। एपिकोटाइल इज द पार्ट अबोव द कॉटिलिडन एंड ये किसके नीचे होता है, बिलो द फर्स्ट ट्रू लीव्स। यानी कि एपिकोटाइल जो है वो कॉटिलिडन के ऊपर तो है, लेकिन जो ट्रू लीव्स निकल रहे हैं उनके जस्ट नीचे हैं। यानी कि कॉटिलिडन और ट्रू लीव्स के बीच में आता है एपिकोटाइल। ये जो है वो डेवलप होता है इनटू शूट दैट विल इवेंचुअली गिव राइज टू द स्टेम एंड लीव्स ऑफ द प्लांट। ये शूट में कन्वर्ट होगा, जिससे स्टेम और लीव्स वगैरह बनेंगे। और जो एरियल पार्ट्स होते हैं प्लांट के, जो बाहर हमें दिखते हैं, उसको एस्टेब्लिश करने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है एपिकोटाइल। अब हम टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन के बारे में भी फटाफट थोड़ा देख लेते हैं। एपिजियल जर्मिनेशन जो मैंने आपको पहले बताया, और एक होता है हाइपोगियल जर्मिनेशन। एपिजियल जर्मिनेशन में क्या होता है, जो हाइपोकोटाइल होता है ये पार्ट वो इलोंगेट होता है, जिसकी वजह से जो कोटिलिडन होता है वो पुश होके सॉइल से बाहर आएगा। इसके एग्जांपल में आता है बीन्स और मस्टर्ड प्लांट्स। उसके बाद अगर हम हाइपोजियल जर्मिनेशन की बात करें, तो एपिकोटाइल जो होता है ये वाला पार्ट ये इलोंगेट होगा। ठीक है, और जो ये वाला पार्ट है ना कॉटिलिडन, वो सॉइल के अंदर ही रह जाएगा। और ये जो होता है वो पीस और मेज वगैरह में देखने को मिलता है। हाइपोगियल जर्मिनेशन में क्या था कि ये वाला जो पार्ट है एपिकोटाइल वो सॉइल से बाहर आ जाएगा, लेकिन जो कॉटिलिडन है वो जमीन के अंदर ही रह जाएगा। ऑलराइट, तो अब हम एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक जो होता है प्लांट के ग्रोथ का, ठीक है, उसे एक्सप्लोर करेंगे, जो कि है रोल ऑफ मेरिस्टेम्स इन इट। ठीक है, मेरिस्टेम्स की बात करेंगे हम लोग। अब जो प्लांट का ग्रोथ है ना, पहले मैं आपको बता देती हूँ, प्लांट का जो ग्रोथ है वो अनलिमिटेड हो सकता है। ठीक है, अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है, एक सर्टेन टाइम के बाद ग्रोथ स्टॉप होना ही होना है। ठीक है, लेकिन प्लांट्स को आपने देखा होगा, बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, काफी लंबे। ठीक है, और काफी मतलब लंबे चौड़े बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, तो इतनी अनलिमिटेड ग्रोथ उनके पास आती कहाँ से है। ठीक है, तो प्लांट्स हैव रिमार्केबल एबिलिटी टू ग्रो एंड indefinitely थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम। और ये पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ स्पेशल टिश्यूज, जिसे बोलते हैं मेरिस्टेम्स, जो कि प्लांट में कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस पे ही होते हैं। अब ये जो
जो सेल्स होते हैं मेरिस्टेम के अंदर, जो मेरिस्टेम मैंने आपको बोला, उसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। मेरिस्टेम के सेल कैसे होंगे? अनडिफरेंशिएटेड, यानी कि उनके पास एबिलिटी है टू डिवाइड कंटिन्यूअसली, अलाउिंग द प्लांट टू कीप ग्रोइंग। जो मेरिस्टेम के सेल्स हैं वो अनडिफरेंशिएटेड है और इसकी वजह से वो कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रह सकते हैं और इसकी वजह से वो प्लांट को बहुत ज्यादा ग्रो करवा सकते हैं। अभी जो सेल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली नए सेल्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। मेरिस्टेम के सेल्स कॉन्स्टेंटली नए नए सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब जो ये नए सेल्स होते हैं उनकी जो एबिलिटी होती है टू डिवाइड, वो कुछ टाइम के बाद बंद हो जाती है, ठीक है। वो कुछ टाइम बाद डिवाइड नहीं हो सकते हैं और वो स्पेशलाइज होके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं प्लांट्स की वो फॉर्म करते हैं, जैसे कि लीव्स, स्टेम्स या फिर रूट्स। तो ये जो इस टाइप की जो ग्रोथ होती है जहाँ पे जो नए सेल्स है वो कॉन्स्टेंटली ऐड होते रहते हैं, इसकी वजह से मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी की वजह से इसे कहा जाता है ओपन ग्रोथ। क्या बोला जाएगा? ओपन ग्रोथ। ओपन ग्रोथ क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है उसकी वजह से कॉन्स्टेंटली न्यू सेल्स ऐड होते रहेंगे, न्यू सेल्स ऐड होते रहेंगे कॉन्स्टेंटली बिकॉज ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, और इसलिए इसको बोलते हैं ओपन ग्रोथ। और इट इज लाइक अ फैक्ट्री दैट नेवर स्टॉप्स मेकिंग न्यू पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स बॉडी। अब क्या होगा अगर मेरिस्टेम जो है वो डिवाइड करना स्टॉप कर दे? ठीक है, इफ अ मेरिस्टेम स्टॉप्स डिवाइडिंग, जो प्लांट होगा वो आगे नए सेल्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा उस स्पेसिफिक रीजन में जहां की मेरिस्टेम ने डिवाइड करना बंद कर दिया है। तो उसकी वजह से क्या होगा? जो ग्रोथ होगा वो बंद हो जाएगा उस पर्टिकुलर प्लांट के पार्ट में। फॉर एग्जाम्पल, जो रूट एपिकल मेरिस्टेम होता है, रूट एपिकल मेरिस्टेम मतलब रूट, पहले तो रूट हो रहा है, रूट की बात है। एपिकल मतलब एकदम टिप पे, और मेरिस्टेम यानी कि वो मेरिस्टेम जो रूट के टिप पे होती है, यहाँ पे, ठीक है। या फिर शूट एपिकल मेरिस्टेम, यानी कि शूट में एपिकल यानी कि एकदम टिप पे मेरिस्टेम जो होगा वो, उसकी बात हो रही है। तो जब रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम बंद कर देते हैं डिवाइड करना, तो जो प्लांट है वो हाइट और डेप्थ दोनों में ही ग्रो नहीं होगा, ठीक है। हाइट में क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो एकदम टिप जो है, टिप टिप के जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है उन्होंने डिवाइड करना बंद कर दिया है, ठीक है। तो ये जो प्लांट है इस तरीके से ऊपर ग्रो नहीं करेगा। और डेप्थ में भी प्लांट ग्रो नहीं करेगा, कब? जब जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है वो नए सेल्स प्रोड्यूस करना बंद कर दे। तो कुछ केसेस में क्या होता है, कुछ केसेस में जो है नेचुरली भी हो जाता है, जब प्लांट जो है एक सर्टेन एज पे पहुंच जाए या फिर कोई डिजीज या फिर डैमेज हो जाए। हावेवर, एज लॉन्ग एज मेरिस्टेम रिमेन एक्टिव, प्लांट तो ग्रो करेगा भाई, ठीक है। जब तक मेरिस्टेम एक्टिव है, ठीक है, तब तक प्लांट ग्रो करेगा ही करेगा। अब हम बात करेंगे पहले प्राइमरी ग्रोथ की, ठीक है। अब हमने अभी जस्ट बात की दो मेरिस्टेम्स की, दो टाइप के मेरिस्टेम की। रूट एपिकल मेरिस्टेम जो रूट के टिप पे होगा, और शूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी ग्रोथ होता है वो इनकी वजह से मेनली होगा। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है कि जो प्लांट है वो लेंथ में इधर अपवर्ड, और अगर शूट की बात करें तो अपवर्ड की तरफ ग्रो होगा, और डाउनवर्ड इन केस ऑफ रूट। तो ये प्राइमरी ग्रोथ होता है। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब क्या होगा? लेंथ बढ़ेगी। शूट की बात करें तो ऊपर की तरफ बढ़ेगा, और रूट की बात करें तो नीचे की तरफ डेप्थ में बढ़ेगा। कब? जब प्राइमरी ग्रोथ हो रहा होगा। और किसकी वजह से? रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। तो अ, ये जो दोनों होते हैं, रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये दोनों हेल्प करते हैं प्लांट को एलोंगेट करने में, अलोंग इट्स एक्सिस, एक्सिस के अलोंग इसको जो है एलोंगेट करने में हेल्प करेंगे। allow it to explore more space for sunlight and nutrients, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? प्राइमरी ग्रोथ किसे बोलेंगे? जब प्लांट ऐसे ग्रो करेगा, ठीक है, अलोंग इट्स एक्सिस। और शूट की, अगर शूट एपिकल मेरिस्टेम की बात करेंगे तो वो अपवर्ड ग्रो करेगा, और रूट एपिकल मेरिस्टेम की बात करेंगे तो डाउनवर्ड ग्रो करेगा। मतलब इस तरीके से प्लांट का ग्रोथ होगा। प्लांट जो है वो एलोंगेट होगा, लेंथ प्लांट की बढ़ेगी। तो जो रूट एपिकल मेरिस्टेम होता है जो टिप पे मिलता है रूट के, और जो शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है जो शूट के टिप पे होता है, दोनों के दोनों vital होते हैं for producing new cells and that elongate the plant body. So I hope प्राइमरी ग्रोथ समझ में आ गया है। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ की। जो डाइकोट्स होते हैं, ठीक है, या फिर जिम्नोस्पर्म्स की अगर बात करें, तो इसमें एक अलग टाइप का ग्रोथ होता है, एक अनदर टाइप का ग्रोथ होता है, जिसे सेकेंडरी ग्रोथ कहा जाता है। ये कब होगा? प्लांट में लेटर ऑन होगा, प्लांट की लाइफ में लेटर ऑन होगा, जो कि
प्लांट का गर्थ इंक्रीज करेगा, थिकनेस इंक्रीज करेगा। जो प्लांट का स्टेम है, रूट है, वो ज्यादा थिक होता जाएगा और वुडी होता जाएगा। मतलब जब हमने प्राइमरी ग्रोथ की बात की तो प्लांट ऐसे बढ़ रहा था, ठीक है, एक्सिस के अलोंग बढ़ रहा था, उसकी लेंथ इलोंगेट हो रही थी। लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ में गर्थ बढ़ रहा है, चौड़ाई बढ़ रही है, ठीक है, थिकनेस बढ़ रही है स्टेम और रूट की। अब ये किसकी वजह से हो रहा है? प्राइमरी ग्रोथ तो हमने देखा कि शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो एकदम टिप्स पे प्रेजेंट है। टिप अगर डाउनवर्ड ग्रो हो रही है तो रूट ग्रो करेंगे। टिप अगर ऊपर की तरफ अपवर्ड्स ग्रो हो रही है, शूट वाली, शूट एपिकल मेरिस्टेम वाले, तो प्लांट ऊपर की तरफ ग्रो करेगा, ठीक है। तो इस तरह से लेंथ बढ़ रही थी। लेकिन जो गर्थ इंक्रीज हो रहा है, थिकनेस इंक्रीज हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है? वो होता है लेटरल मेरिस्टेम की वजह से। देखो, एपिकल जो होता है वो टिप टिप की बात होती है। टिप पे जब मेरिस्टेम होगी तब उसे एपिकल मेरिस्टेम बोलेंगे। लेकिन जो साइड्स पे, यहाँ पे साइड्स पे होगा, उसे बोलेंगे लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, यहाँ पे लेटरल मेरिस्टेम बोलेंगे। अब लेटरल मेरिस्टेम, ये जो इस तरीके की ग्रोथ होती है, मैंने आपको पहले ही बोला कि वो लेटरल मेरिस्टेम होती है, और उसमें दो इंक्लूड होते हैं, दो चीजें। पहला है वास्कुलर कैम्बियम और दूसरा होता है कॉर्क कैम्बियम। अब ये दोनों क्या होते हैं? वेस्कुलर से आप याद करो, वेस्कुलर क्या होता है? वेस्कुलर सिस्टम के बारे में सुना है? क्या होता है उसमें? जाइलम और फ्लोएम। तो ये जरूर जाइलम और फ्लोएम से रिलेटेड है। तो वास्कुलर कैम्बियम जो होता है वो नए वेस्कुलर टिश्यूज फॉर्म करता है, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम। जाइलम वाटर कंडक्ट करेगा, फ्लोएम फूड मतलब न्यूट्रिएंट कंडक्ट करेगा, ठीक है। और इसकी वजह से जो प्लांट जो होता है, प्लांट के जो रूट और स्टेम है वो डायमीटर में इंक्रीज होंगे, ठीक है। डायमीटर में इस तरीके से चौड़ाई होगी उनके अंदर। और कैम्बियम की अगर बात करें तो आपने देखा होगा कि जो प्लांट का जो ट्रंक होता है ना, अगर आपने उसको कभी देखा हो तो उस पे काफी थिक बार्क होता है, अलग अलग लेयर्स होती हैं। तो ये जो कॉर्क कैम्बियम होता है वो प्रोटेक्टिव बार्क जो होता है उसे प्रोड्यूस करता है, फॉर्म करता है। उस पे लेयर्स ऑफ कॉर्क टिश्यूज ऐड करते जाएगा आउटर सरफेस पे, और उस तरीके से वो जो काफी थिक और स्ट्रांग हो जाता है, प्रोटेक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो सेकेंडरी ग्रोथ का इंपॉर्टेंस क्या है? उसकी वजह से क्या होगा? जो श्रब्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग, थिक और स्टर्डी हो जाएंगे, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, अगर आपने ट्री का ट्रंक देखा हो तो वो विद टाइम वाइड होता जाता है, जिसकी वजह से, और वो किसकी वजह से होगा? लेटरल मेरिस्टेम की वजह से होगा। वहां पे जो वेस्कुलर कैम्बियम है, कॉर्क कैम्बियम है, वो काम कर रहे होते हैं। तो दिस इज एसेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ प्रोटेक्शन टू द प्लांट, स्पेशली लार्ज ट्रीज में, जिनको काफी सपोर्ट चाहिए होता है ताकि वो अपने हैवी ब्रांचेस को संभाल सके और एनवायरमेंटल स्ट्रेस को विथस्टैंड कर सके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी ग्रोथ किसकी वजह से होता है, और सेकेंडरी ग्रोथ जो गर्थ का जो ग्रोथ होता है, थिकनेस जो होती है, वो किसकी वजह से होता है। जितनी भी हमने ग्रोथ के बारे में बात की कि जो भी ग्रोथ हो रहा है, प्राइमरी ग्रोथ है, सेकेंडरी ग्रोथ है, ये जो ग्रोथ है इसे हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ये ग्रोथ जो है मेजरेबल है। अब ग्रोथ है क्या, पहले वो देख लेते हैं। तो अगर एकदम बेसिक लेवल पे बात करें तो ग्रोथ जो होता है उसका मतलब होता है कि जो अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म है वो इंक्रीज होना, ठीक है। सबसे छोटा यूनिट है सेल, सेल के अंदर होता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म अगर बढ़ रहा है इसका मतलब ग्रोथ हो रहा है। प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म जो है वो लिविंग पार्ट होता है सेल का, जिसमें साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, आपके जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो सब इंक्लूड हो जाते हैं। अब आप बोलोगे कि यार प्रोटोप्लाज्म को मेजर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो तो सेल के अंदर होता है और सेल तो खुद इतना टाइनी है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हम ग्रोथ को एक्चुअली मेजर कैसे करते हैं। पहले आपको ये समझ में आ गया होगा कि ग्रोथ का मतलब क्या है, प्रोटोप्लाज्म का इंक्रीज होना। लेकिन हम प्रोटोप्लाज्म को नापने नहीं बैठते हैं, ग्रोथ मेजर करने के लिए प्रोटोप्लाज्म को मेजर करने नहीं बैठते। हम मेजर करेंगे कुछ और चीजें, ठीक है। इवन दो हम इजीली मेजर नहीं कर सकते प्रोटोप्लाज्म को, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग जो इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म होता है उसे कुछ सर्टेन थिंग्स जो हम बाहरी तौर पे देख सकते हैं उनके साथ कोरिलेट करके हम पता लगाते हैं कि ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब उसमें क्या क्या आता है, पहले हम बात करेंगे फ्रेश वेट की। तो हम लोग प्लांट को तब वे करेंगे प्लांट को जब उसमें पानी होगा, ठीक है, फ्रेश वेट, द वेट ऑफ द प्लांट विथ वाटर इंक्लूडेड, ठीक है। फिर हम करेंगे ड्राई वेट, प्लांट को सुखा देने बाद जब उसमें पूरा पानी खत्म हो जाता है, पानी पूरा रिमूव करने के बाद उसका क्या वेट आ रहा है, ठीक है, वो कर सकते हैं। उसके बाद लेंथ, फॉर एग्जाम्पल कि कितना टॉल जो है प्लांट बढ़ रहा है, कितना लॉन्ग उसका रूट है, कितना लॉन्ग उसका स्टेम जो है वो है,
उस पे से भी हम ग्रोथ का पता कर सकते हैं। ठीक है, ये तो सबने ही देखा होगा ना, कभी छोटा कोई प्लांट अगर आपने ग्रो किया है तो पहले वो छोटा होता है, उसके बाद 2-3 दिन बाद आप देखो कि थोड़ा सा हाइट में इंक्रीज हुआ होता है, तो आप देख के ही बोल देते हो कि ग्रो हुआ है। तो वैसा ही होता है लेंथ का। उसके बाद एरिया, जो लीफ का साइज होता है, सरफेस एरिया होता है, वो इंक्रीज होता है, तो उस पे से भी हम पता लगा सकते हैं कि ग्रोथ हुआ है। वॉल्यूम, जो प्लांट है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, फिर उसके प्लांट पार्ट्स कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उस पे से पता कर सकते हैं। फिर आता है भाई सेल नंबर, सेल का नंबर, जितने कितना नंबर ऑफ सेल प्लांट का बॉडी बना रहे हैं, सेल नंबर से भी हम ग्रोथ का पता कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहले कुछ सर्टेन, मान लीजिए एक्स अमाउंट ऑफ सेल्स थे बॉडी के अंदर, कुछ दिनों बाद हम देख रहे हैं तो वो बढ़ के वाई हो गया है, इसका मतलब ग्रोथ जो है वो बढ़ा है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गया मतलब प्लांट का बॉडी ग्रो हुआ है। अब एग्जांपल्स की बात करते हैं मेजरेबल ग्रोथ की। टू मेक दिस क्लियर लेट अस कंसीडर सम फैसिनेटिंग एग्जांपल्स। इससे पहले हम बात करेंगे मेज के रूट एपिकल मेरिस्टेम के बारे में। तो इन द ग्रोइंग रूट टिप ऑफ मेज, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं वो हाईली एक्टिव होंगे। ऑफ कोर्स अगर हम लोग एपिकल मेरिस्टेम की अगर बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो सेल्स होंगे वो हाईली एक्टिव होंगे, कंटिन्यूसली डिवाइड करेंगे, रैपिडली डिवाइड करेंगे। अमेजिंगली, जो एक सिंगल मेज रूट एपिकल मेरिस्टेम होता है ना, रूट एपिकल मेरिस्टेम मतलब रूट की टिप वाला, वो प्रोड्यूस कर सकता है मोर देन 17,500 सेल्स, न्यू सेल्स पर आवर। तो आप कैसे पता नहीं लगा पाओगे, ठीक है, पता लग ही जाएगा। अगर 1 घंटे में 17,500 नए सेल्स बन रहे हैं तो दूसरे घंटे पे वो डबल हो जाएगा, ठीक है, और 17,500 नए सेल्स। तो इस पे से हम क्लियरली पता लगा सकते हैं कि ग्रोथ तो हो रहा है। तो ये ग्रोथ कैसे हमने मेजर किया, बाय इंक्रीज इन द सेल नंबर। उसके बाद अगर हम वाटरमेलन सेल्स की बात करें, तो वाटरमेलन सेल्स में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल सेल्स जो है वो सिर्फ डिवाइड नहीं होते हैं, बल्कि वो साइज में बढ़ते हैं। कितना, 3,50,000 टाइम्स, कितना साइज में बढ़ गए हैं, 3,50,000 टाइम्स। तो इस टाइप की ग्रोथ जो होती है वो कैसे मेजर की जाएगी, बाई सेल साइज रेदर देन जस्ट द नंबर ऑफ द सेल्स। यानी कि अगर जो सेल का साइज अगर वो बढ़ रहा है तो मतलब सेल जो ग्रोथ है वो हो रहा है। अब अगर हम बात करें पोलन ट्यूब ग्रोथ की, तो जो पोलन को पता ही होगा, पोलन जो है वो स्टिग्मा जो स्टिकी होता है, जो फ्लावर पार्ट होता है उस पे आके लैंड करता है। फिर जो पोलन होता है उसमें से एक ट्यूब निकलती है, ठीक है, और वो डिलीवर करती है स्पर्म सेल को ओव्यूल तक, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। ये हम सब जानते हैं। तो जो वो पोलन ट्यूब जो बन रही है ना, उसका लेंथ क्या है, उसके ऊपर से भी हम लोग जो ग्रोथ होता है उसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो पोलन ट्यूब जो होती है उसका जो ग्रोथ होता है वो इन टर्म्स ऑफ लेंथ हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो ग्रोथ है इसको मेजर करना इम्पोर्टेंट क्यों होता है, ठीक है। तो ये जो है डिफरेंट वेज में साइंटिस्ट को हेल्प करता है कि प्लांट कैसे डेवलप होते हैं और अडेप्ट करते हैं टू देयर एनवायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो लेंथ जो होता है उसकी वजह से हमको पता चल जाता है कि कितना फास्ट रूट और शूट जो है वो ग्रो हो रहे हैं इन रिस्पॉन्स टू सॉइल एंड लाइट, लाइट और सॉइल के रिस्पॉन्स में कितना फास्ट रूट और शूट ग्रो हो रहा है। सरफेस एरिया की अगर बात करें तो उसकी वजह से हमको पता चल जाता है कि फोटोसिंथेसिस जो है प्लांट में कितना एफिशिएंटली हो रहा है, क्योंकि जितना फोटोसिंथेसिस होगा उतना सरफेस एरिया बढ़ेगा। सेल नंबर और सेल साइज जो होते हैं उससे हमें पता चलता है कि प्लांट्स जो हैं वो सेलुलर लेवल पे डेवलप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे फेजेस ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं मोस्ट क्लियरली एट द टिप्स ऑफ रूट एंड शूट। 3 फेजेस होते हैं मेनली ग्रोथ के, ठीक है। जो प्लांट ग्रोथ होती है वो कोई रैंडम प्रोसेस नहीं होती है, डिस्टिंक्ट फेजेस में होती है, ठीक है, और उनका खुद का एक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। और वो 3 फेजेस कौन से हैं, मेरिस्टेमेटिक फेज, एलोंगेशन फेज और मैचुरेशन फेज, ठीक है। अब इन तीनों को हम लोग एक एक करके स्टडी करते हैं विद एग्जांपल ऑफ रूट टिप। रूट टिप का एक एग्जांपल लेके हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक फेज की। तो एट द वेरी टिप ऑफ द रूट, रूट के टिप पे या फिर शूट के टिप पे मेरिस्टेमेटिक जोन होता है, ये हमें पता ही है, ठीक है। दिस इज वेयर सेल्स आर एक्टिवली डिवाइडिंग। इसको एक सेल फैक्ट्री की तरह कहा जाता है क्योंकि कंटिन्यूसली नए सेल्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक फेज है, मेरिस्टेमेटिक जोन की बात हो रही है। तो इसके की फीचर क्या होंगे, ठीक है। जो सेल्स होंगे इस जोन में वो रिच होंगे इन प्रोटोप्लाज्म, जो मतलब लिविंग पार्ट होगा ना सेल का वो बहुत ज्यादा होगा। इनके पास एक लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होगा बिकॉज दे हैव एक्टिवली इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन।
जो सेल वॉल्स होंगी वो थिन होंगी, और जो प्राइमरी सेल वॉल मटेरियल होता है उससे बनी होती है, जैसे मेनली सेलुलोज। ठीक है, जो सेल्स होती है यहाँ पे छोटी होती है, टाइटली पैक्ड होती है, जिसमें लॉट्स ऑफ कनेक्शंस होते हैं उनके बीच में, सेल्स के बीच में, जिनको बोला जाता है प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है? ब्रिज की तरह काम करता है दो सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, इन शॉर्ट जो ये ग्रोथ होगा इनिशिएशन जोन में, दिस इज अ ग्रोथ इन इनिशिएशन जोन, जहाँ पे सेल्स जो है वो कॉन्स्टेंटली फॉर्म होते रहते हैं। मतलब आप प्लांट के कोई भी एरिया का मेरिस्टेमेटिक जोन जो होता है उसे उठा लो, प्लांट का टिप, मतलब जो रूट टिप हो या फिर शूट टिप, वहां पे जो नए नए सेल्स बनते रहते हैं उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो हमने देखा। वो आता है मेरिस्टेमेटिक फेज में। उसके बाद आता है एलोंगेशन फेज, यानी कि जो मेरिस्टेमेटिक जोन में हमने देखा कि नए नए सेल्स बन रहे हैं। ठीक है, वहां पे जैसे जैसे नए नए सेल्स बनेंगे, कुछ सेल्स ऐसे होंगे ना जो उन नए सेल्स से थोड़ा टाइम पहले बने, जो पुराने हो गए हैं, वो आ जाएंगे इलोंगेशन फेज में। ठीक है, अब जैसे ही आप जो टिप है उससे थोड़ा दूर बढ़ेंगे, ठीक है, स्लाइटली अवे, तो आप आ जाते हैं जोन ऑफ इलोंगेशन में, यानी कि यहाँ पे वो सेल्स आ गए हैं जो पहले फॉर्म हुए हैं, क्योंकि नए सेल्स ऑलरेडी अभी बनते ही जा रहे हैं। ठीक है, तो जो पुराने हो गए वो इलोंगेशन जोन में आ गए थोड़ा सा दूर। ठीक है, यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं बाय मेरिस्टम, आर नाउ इलोंगेटिंग और स्ट्रेचिंग इनटू द साइज। मतलब मेरिस्टम ने जो सेल्स बना दिए हैं वो सेल्स अब यहाँ पे इलोंगेट हो रहे हैं और साइज में स्ट्रेच हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मेरिस्टम अब नए नए सेल्स ऑलरेडी बना रहा है वहां पे, पुराने सेल्स अब इलोंगेशन जोन में आ गए हैं, यहाँ पे वो सेल्स इलोंगेट होंगे और साइज में बढ़ेंगे। ठीक है, अब की फीचर्स क्या होंगे इलोंगेशन फेज में? जो सेल्स होते हैं इस जोन के अंदर वो एनलार्ज होने लगते हैं बाय इंक्रीजिंग देयर वॉल्यूम ऑफ देयर वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं? वाटर स्टोरेज बैग्स की तरह काम करते हैं सेल्स के अंदर। तो वॉल्यूम बढ़ने लगेगा, एनलार्ज होने लगेंगे सेल्स। जो सेल वॉल होगा ना वो एक्सपांड होगा, क्यों? क्योंकि सेल सेल का जो अंदर का मटेरियल वो बढ़ रहा है, तो उसे अकोमोडेट करने के लिए सेल का वॉल भी एक्सपांड होगा। अब ये जो सेल्स है यहाँ पे डिवाइड नहीं होंगे आगे, ठीक है, वो सिर्फ साइज में बड़े होंगे, साइज में सिर्फ बड़े होंगे। तो ये जो फेस होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द लेंथनिंग ऑफ द रूट एंड शूट, अलाउिंग द प्लांट पार्ट टू गेट टू एक्सटेंड डीपर इन द सॉइल, अगर रूट की बात करें। और अगर हम लोग शूट की बात करें तो वो टॉलर ग्रो होने लगेगा। ठीक है, अब ये जो इलोंगेशन के फेज में जो सेल्स हैं जो साइज में बड़े हो गए हैं, अब ये मैचुरेशन फेज में चले जाएंगे, क्योंकि मेरिस्टेम नए नए सेल बना रहे हैं, तो वो जो अब वहां पे जो पुराने सेल हो गए थे वो इलोंगेशन में आ गए। अब उसके बाद और सेल्स वहां पे बने जो पुराने हो गए, अब वो एलोंगेशन फेज में आएंगे, और एलोंगेशन फेज के जो सेल्स है वो मैच्योरेशन फेज में आ जाएंगे। तो जैसे ही हम लोग एलोंगेशन के जोन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वैसे ही हम आ जाते हैं मैच्योरेशन जोन में, जहाँ पे जो सेल्स हैं अब इलोंगेट नहीं हो रहे हैं, मैच्योर हो जाएंगे इनटू देयर फाइनल फॉर्म। तो यहाँ पे क्या होगा? जो सेल्स जो है इस जोन में वो अपनी मैक्सिमम साइज पे पहुंच गए हैं, उनकी सेल वॉल्स थिकन हो गई हैं, रिजिड हो गई हैं, ताकि जो प्लांट को है वो सपोर्ट कर सके। जो प्रोटोप्लाज्म होता है ना, जो लिविंग पार्ट होता है सेल का, उसमें मॉडिफिकेशंस होंगी, और जो सेल है वो स्पेशलाइज हो जाएगा फॉर द डिफरेंट फंक्शंस। अभी ये जो सेल्स होते हैं वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं इनटू वेरियस टिश्यूज लाइक जाइलम, फ्लोएम, एपिडर्मिस एक्सेट्रा, जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। तो दिस इज द जोन जहाँ पे सेल्स जो है स्पेशलाइज हो जाती है, अपना स्पेसिफिक रोल पकड़ लेती हैं प्लांट के अंदर, जैसे कि वाटर ट्रांसपोर्ट करना हो गया, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करना हो गया, जो भी होगा। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज जो आपने देखे मेच्योर प्लांट्स में, जैसे कि वास्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम, प्रोटेक्टिव टिश्यू एक्सेट्रा, ये सब के सब इस फेस में से ही आते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें विजुअलाइजिंग की, जो फेजेस ऑफ ग्रोथ होते हैं उसे विजुअलाइज करने की बात करें, तो इमेजिन अ प्लांट रूट एज अ ग्रोथ कन्वेयर बेल्ट। ठीक है, एट द टिप जो न्यू सेल्स होंगे वो वो नए नए जो मेरिस्टेमेटिक जोन होते हैं वहां पर नए नए सेल्स जो है वो क्रिएट होते रहेंगे टिप के ऊपर। थोड़ा सा आप आगे जाओगे तो वो ही सेल्स, जो नए सेल्स ऊपर क्रिएट हो गए थे, मेरिस्टेमेटिक जोन में क्रिएट हो गए थे, वो सेल्स थोड़ा आगे जाते ही इलोंगेट होने लगेंगे, और मेरिस्टेमेटिक जोन में नए सेल्स और बढ़ेंगे, मतलब बनने लगेंगे। तो वो सेल्स इलोंगेट होंगे और रूट को ग्रो करवाएंगे लॉन्गर इन द इलोंगेशन जोन। फर्दर अवे जब आप जाओगे टिप से, तो जो सेल्स होंगे वो मैच्योर हो जाएंगे, स्पेशलाइज हो जाएंगे, अपना एक्चुअल टिश्यूज फॉर्म कर लेंगे प्लांट के अंदर, और उनको अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा टू सर्वाइव एंड फंक्शन इन द मैच्योरेशन जोन।
अब हम बात करेंगे ग्रोथ रेट्स की। तो ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है? ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन द ग्रोथ पर यूनिट टाइम। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि अगर कोई प्लांट है, वो पहले 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का था। अब एक वीक के बाद जब मुझे देखती हूँ तो 10 सेंटीमीटर का हो गया। उसके बाद एक वीक में उसे नहीं देख रही हूँ, अगले दूसरे वीक में देखती हूँ तो 15 का हो गया। मतलब वो हर वीक पर वीक वो जो है 5 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, यानी कि इंक्रीज जो हो रहा है ग्रोथ में पर यूनिट टाइम, वो 5 सेंटीमीटर हो रहा है। ठीक है, उसे हम बोलेंगे ग्रोथ रेट। अब जो ग्रोथ रेट होते हैं ना, वो दो तरीके से हम लोग देख सकते हैं। एक होता है अरिथमेटिक, दूसरा होता है ज्योमेट्रिक। पहले हम अरिथमेटिक की बात करेंगे। यहाँ पे जब माइटोटिक सेल डिवीजन होता है तो उसके बाद क्या होगा, डॉटर सेल्स बनती है दो, एक सेल से दो बनेगी, हमें सबको पता है। उसमें से वो जो दो डॉटर सेल्स बन रही है, उसमें से एक ही सेल फर्दर डिवाइड करेगी। ठीक है, और जो दूसरी सेल है वो डिफरेंशिएट होके मैच्योर हो जाएगी और फर्दर डिवाइड नहीं करेगी। ठीक है, जैसे कि इसमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे मान लीजिए कि ये दो सेल है। ठीक है, इसमें से एक जो डार्क ब्लू है, वो जो है वो दिखाती है हमें कि वो सेल जो फर्दर डिवाइड करेगा, और लाइट ब्लू जो है वो दिखाता है वो सेल जो फर्दर डिवाइड नहीं करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो सेल है वो डिवाइड होकर दो सेल में कन्वर्ट हुई, जिसमें से ये डार्क ब्लू वाला है वो सेल है जो फर्दर डिवाइड करेगा, और उसकी जस्ट बाजू में जो लाइट ब्लू सेल है वो फर्दर डिवाइड नहीं करेगा, वो मैच्योर हो गया है। अब जो लाइट ब्लू वाला था, जिसके पास एबिलिटी है फर्दर डिवाइड करने की, वो फिर से डिवाइड होकर दो सेल बनाएगा। उसमें से एक ही के पास एबिलिटी होगी तो फर्दर डिवाइड, और दूसरा जो है मैच्योर हो जाएगा। तो यहाँ मैच्योरेशन के लाइट ब्लू कलर वाले सेल्स के साथ आ गया है। उसके बाद यहाँ पे जो डार्क ब्लू सेल था जो फर्दर डिवाइड हो सकता था, वो फिर से दो सेल में डिवाइड होगा। उसमें से एक ही फर्दर डिवाइड हो पाएगा, दूसरा लाइट ब्लू कलर का है जो कि मैच्योर हो चुका है, फर्दर डिवाइड नहीं करेगा। और फिर से ये डार्क ब्लू सेल फिर से जो है डिवाइड होके दो सेल बनाएगा। उसमें से एक ही जो है वो फर्दर डिवाइड कर पाएगा, और दूसरा जो है वो मैच्योर हो गया है, डिफरेंशिएट हो गया है। ठीक है, तो ये जो तरीके का ग्रोथ होता है उसे बोलते हैं अरिथमेटिक ग्रोथ। इसका जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें एक लीनियर ग्रोथ का वो देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे जब हम लोग टाइम के वर्सेस में हाइट ऑफ प्लांट जब प्लॉट करेंगे, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे ग्रोथ जो है वो लीनियरली बढ़ती जा रही है, एक एक तरीके से एक ही जैसे जो है जो ग्रोथ है वो बढ़ रही है, और इस तरीके का लीनियर ग्रोथ का हमें देखने को मिलता है अरिथमेटिक ग्रोथ की जब हम बात करते हैं। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी। एल टी जो होता है यहाँ पे वो लेंथ होती है एट टाइम टी, कोई भी टाइम पे लेंथ कितनी है वो। एल नॉट जो है वो दर्शाता है लेंथ को एट टाइम जीरो, जो इनिशियली हमने देखा था जीरो टाइम पे शुरू करने से पहले जब हमने लेंथ देखी थी वो कितनी थी, वो एल नॉट होगी। और आर जो है वो होता है ग्रोथ रेट पर यूनिट टाइम, कितना ग्रोथ रेट हो रहा है पर यूनिट टाइम, टी मतलब टाइम। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल जो ग्रोथ होती है वो, जिसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, अलग अलग फेजेस होते हैं। इनिशियली जो है वो जो ग्रोथ होगी वो काफी स्लो होगी, जिसे लैग फेज कहा जाता है। उसके बाद जो ग्रोथ है वो इंक्रीज होगी रैपिडली, एकदम से ग्रोथ बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा, जिसे लैग फेज सॉरी लॉग फेज या फिर एक्सपोनेंशियल फेज भी कहा जाता है। उसके बाद अब जो सेल्स है वो फीड कर रहे होते हैं ना किसी लिमिटेड किसी सोर्स के ऊपर, किसी रिसोर्स के ऊपर, कोई न्यूट्रिशन उनको मिल रहा होता है कहीं किसी सोर्स से। वो जो है वो सोर्स जो है लिमिटेड हो जाता है, प्राइवेशन शुरू हो जाता है, सोर्सेस खत्म होने लगते हैं। ठीक है, उस वक्त क्या होगा, सेल्स जो है वो फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे, एक स्टेशनरी फेज में चली जाएंगी, और हमें एक सिग्मोइड एस कर्व देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे आप जब प्लॉट करते हैं इसको टाइम के वर्सेस में, जब आप साइज या फिर वेट ऑफ द ऑर्गन जब प्लॉट करेंगे, तो इनिशियली देखो टाइम बढ़ रहा है, टाइम के साथ साथ ग्रोथ जो है वो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी हो रही है, एकदम स्लो है। फिर एक टाइम आता है जब ग्रोथ जो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है, बहुत तेजी से रैपिडली इंक्रीज हो रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूट्रिशन है वो काफी ज्यादा है, अच्छे से सेल्स जो है न्यूट्रिशन का यूज कर रही हैं और ग्रो हो रही है। अब एक टाइम आएगा जब न्यूट्रिशन डिप्राइवेशन शुरू हो जाएगा, न्यूट्रिशन जो सोर्सेस होते हैं वो लिमिटेड होने लगेंगे, कम होने लग जाएंगे, तो उस वक्त क्या होगा, सेल्स फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे, और जो ग्रोथ है वो मतलब स्टॉप हो जाएगा, स्टेशनरी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम बढ़ेगा लेकिन जो ग्रोथ है वो नहीं बढ़ेगा, ऊपर नहीं जा रहा है। ठीक है, स्टेशनरी हो गया है। अभी यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके का जो ग्रोथ है वो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है इन नेचुरल कंडीशंस। जब नेचुरल कंडीशंस में जब हम देखेंगे तो ज्योमेट्रिकल ग्रोथ ही हमें देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे क्या होता है, दोनों डॉटर सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड होंगी। इस वाले डायग्राम पे आ जाओ, ये एक सेल था, उससे डिवाइड होके दो बनी।
दोनों अभी दोनों सेल्स जो है फर्दर कैपेबल है डिवाइड करने के लिए, तो दोनों डिवाइड होके ये वाला डिवाइड होके 2 सेल बनाएगा और ये वाला डिवाइड होके 2 सेल बनाएगा, तो बन गए 4 सेल। अब ये चारों सेल फर्दर डिवाइड करेंगे, ये वाला बनाएगा 2 सेल, ये वाला बनाएगा 2 सेल, ये बनाएगा 2 सेल और ये बनाएगा 2 सेल। फिर ये जितने भी सेल्स बने वो फर्दर दो दो में डिवाइड होंगे, तो मतलब यहाँ पे सारे ही सेल्स के पास एबिलिटी होती है फर्दर डिवाइड। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, W1 इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट इंटू ई रेस टू आर टी। यहाँ पे सॉरी गलती से जो आर टी है वो बाजू में लिख दिया है, ई रेस टू आर टी है, ठीक है। अब हम बात करें कि कौन सा क्या रिप्रेजेंट करता है, तो W1 मतलब क्या होता है, फाइनल साइज, वेट और हाइट जो भी है फाइनली जो हमने देखी वो। डब्ल्यू नॉट क्या है, इनिशियल साइज क्या थी, इनिशियल वेट, इनिशियल हाइट क्या था वो। आर जो है वो है रिलेटिव ग्रोथ रेट, या जिसे एफिशिएंसी इंडेक्स भी बोलते हैं। एफिशिएंसी इंडेक्स का मतलब होता है कि प्लांट की एबिलिटी कितनी है टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट मटेरियल, नया प्लांट मटेरियल बनाने के लिए प्लांट कितना सक्षम है, उसे एफिशिएंसी इंडेक्स बोलते हैं। टी जो है वो टाइम ऑफ ग्रोथ है, और ई जो है बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिदम्स है, जिसकी वैल्यू मेरे हिसाब से 2.718 होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम जाइगोट की बात करें, तो जाइगोट में क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं वो इनिशियली जो जाइगोट जो होता है वो इनिशियली ज्योमेट्रिक फेज में होता है, यानी कि सेल्स जो हैं उनके जितने भी सेल्स डिवाइड होके सेल्स बनेंगे उन सबके पास एबिलिटी होगी टू फर्दर डिवाइड, जैसे कि ये 2 में से 4 बने, फिर यहाँ पे 4 से 8 हो रहे हैं, इस तरीके से। तो शुरू में जो ज्योमेट्रिकल शुरू में जो जाइगोट होता है उसमें ज्योमेट्रिक फेज होता है, सेल्स सभी के सभी सेल्स डिवाइड होते हैं। उसके बाद लेटर ऑन वो अरिथमेटिक फेज में चला जाता है, जहाँ पे जैसे ही सेल डिवाइड होगा तो 2 सेल बनेंगे, 2 में से 1 ही फर्दर डिवाइड करेगा, दूसरा जो है वो मैच्योरेशन फेज में चला जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो जाइगोट में ग्रोथ रेट्स देखने को मिलती हैं। तो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ग्रोथ रेट की, जो कि 2 टाइप की होती है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव ग्रोथ रेट। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या होता है, टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, मतलब पर यूनिट टाइम में कितना ग्रोथ हो रहा है, सिंपली उसे हम बोलेंगे एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। उसमें पहले कितना प्लांट का साइज कितना था पहले, बाद में कितना हुआ, उससे कोई लेना देना नहीं है। टोटल ग्रोथ कितनी हुई है पर यूनिट टाइम, वो देखते हैं सिंपली। रिलेटिव ग्रोथ में क्या होता है, कंपैरिजन होता है कि पहले जो था इनिशियली प्लांट का कितना साइज था, उसके बाद जो प्लांट का साइज है वो कितना बड़ा है, तो जो रिलेशन होता है उसे देखते हैं। मतलब ग्रोथ पर यूनिट टाइम होता है, इसको एक्सप्रेस किया जाता है इन परसेंटेज ऑफ द इनिशियल साइज, मतलब इनिशियल साइज के साथ कंपेयर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 लीव्स दिए गए हैं, इनका हम लोग एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट निकालेंगे और रिलेटिव ग्रोथ रेट निकालेंगे, और रिलेटिव ग्रोथ रेट में भी किसका रिलेटिव ग्रोथ रेट ज्यादा है हम वो देखेंगे, ठीक है। तो जब हम एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट की बात करते हैं, पहले हम लोग देख लेते हैं कि दोनों में क्या हो रहा है। पहले ये ए प्लांट जो है वो पहले 5 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका एरिया था, ठीक है। उसके बाद वो बढ़ के 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, जिसे हम A1 बोल रहे हैं। उसके बाद जो बी प्लांट है उसका जो बी लीफ है, उसका जो पहले एरिया था वो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर था, और बाद में वो बढ़ के 55 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया है, जिसे हम B1 बोलेंगे। अब हम बात करते हैं इसके दोनों के ही एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट की। तो फॉर्मूला क्या होता है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट का, एरिया, फाइनल एरिया क्या है और एरिया इनिशियल क्या है, ठीक है, डिवाइड बाय, उसको माइनस करना है, डिवाइड बाय टाइम। तो मान लेते हैं कि 1 वीक की हम लोग बात कर रहे हैं, तो 1 नीचे लिखना होगा। अ, इस वाले लीफ की बात करते हैं, एरिया फाइनल, फाइनल एरिया कितना है, यहाँ पे है 10, ठीक है, फाइनल एरिया है 10, बढ़ के 10 हो गया है। और एरिया इनिशियल कितना है, 5 था, तो 10 माइनस 5/1, आंसर आएगा 5। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट इसका कितना है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसकी बात करते हैं, तो एरिया फाइनल वाला कितना है, 55 है, एरिया इनिशियल वाला कितना है, 50 है, डिवाइड बाई टाइम टी जो कि 1 है। तो 55 माइनस 5 50 करेंगे, 55 माइनस 50 करेंगे तो आंसर आएगा 5। यानी कि इसका भी जो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है पर यूनिट टाइम वो है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों का ही एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट जो है वो है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों का ही एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट जो है वो सेम है, ठीक है। पर यूनिट टाइम दोनों ने 5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ग्रोथ किया है। अब हम बात करेंगे रिलेटिव ग्रोथ रेट। रिलेटिव ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है, जब हम इनिशियल ग्रोथ से फाइनल ग्रोथ को कंपेयर करते हैं तब। तो इसका फॉर्मूला क्या है, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया अपॉन इनिशियल एरिया इंटू 100। जब परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो हम उसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे फाइनल एरिया कितना है इसकी बात करते हैं पहले, ए वाले की। तो फाइनल एरिया है 10 और इनिशियल है 5, ठीक है। तो 10 माइनस 5 अपॉन 5, 10 माइनस 5 हो जाएगा 5, अपॉन 5 करेंगे तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, 1 इंटू 100,
100, यानी कि जो ए लीफ है उसमें रिलेटिव ग्रोथ 100% हो रहा है। 5 से 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो रहा है, मतलब 100% रिलेटिव ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, इनिशियल का डबल पूरा हो गया है, उसे 100% ग्रोथ रेट बोलेंगे। अब हम बात करेंगे इस वाले लीफ की, इस वाले लीफ के रिलेटिव ग्रोथ रेट की। तो इनिशियली कितना है, 50 है, फाइनल है 55। तो 55 माइनस 50 अपॉन 50, तो 55 माइनस 50 हो जाएगा 5 अपॉन 50, तो हो जाएगा 1/10। 1/10 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 10%। तो जो बी वाला है उसका जो रिलेटिव ग्रोथ रेट है, यानी कि जो कंपैरिजन होता है इनिशियल से फाइनल का, वो सिर्फ 10% है। तो यानी कि रिलेटिव ग्रोथ रेट किसका ज्यादा है, ए लीफ का। ठीक है, तो इस तरीके से एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट जो है वो होता है। ये उनकी डेफिनेशंस मैंने आपको बता दी, और उनके फॉर्मूला जो है वो याद रखने, नीट में क्वेश्चंस आते हैं। आपको जो फाइनल और इनिशियल ग्रोथ रेट दे देते हैं। एब्सोल्यूट के लिए टाइम जो होता है वो हमेशा 1 ही होता है, 1 आवर 1 वीक जो भी रहेगा। तो उसका तो हमको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, सिंपली फाइनल से इनिशियल माइनस कर दो तो आपको एब्सोल्यूट मिल जाएगा। और ये जो फॉर्मूला है वो रिलेटिव ग्रोथ रेट का फॉर्मूला है, तो आप आराम से एब्सोल्यूट और रिलेटिव ग्रोथ रेट जो है वो निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे कंडीशंस फॉर ग्रोथ की। ग्रोथ के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी होती है। पहले आता है वाटर। किसको नहीं पता होगा कि प्लांट्स के लिए वाटर कितना जरूरी है। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए पानी जरूरी होता ही है। ठीक है, तो सेल का एनलार्जमेंट और उसकी टर्जिडिटी के लिए जो वाटर होता है वो काफी एसेंशियल होता है, जिसकी वजह से जो ग्रोथ है वो हो पाती है। एंजाइमेटिक एक्टिविटीज के लिए वाटर जो है एक मीडियम की तरह काम करता है, जिसकी वजह से फिर जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती है वो ग्रोथ के लिए जरूरी होती है, तो उसमें एक मीडियम की तरह काम करता है। फिर आता है ऑक्सीजन, जो कि होता है काफी वाइटल होता है फॉर रिलीजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी नेसेसरी फॉर ग्रोथ प्रोसेस। उसके बाद आते हैं न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपके आ जाते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम एक्सेट्रा। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं आपके एलिमेंट्स लाइक जिंक, आयरन, मैंगनीज एक्सेट्रा। तो ये जो होते हैं प्रोटोप्लाज्म के सिंथेसिस के लिए काफी नेसेसरी होते हैं। प्रोटोप्लाज्म जो लिविंग पार्ट होता है सेल का, ठीक है, जिसमें साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियस वगैरह इंक्लूड होता है। और ये जो है एक एनर्जी सोर्स की तरह काम करता है फॉर ग्रोथ। टेम्परेचर की अगर बात करें तो प्लांट्स को जो है ग्रो करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज चाहिए होता है। अगर इस रेंज से टेम्परेचर ज्यादा या कम होता है तो वो प्लांट के ग्रोथ को या फिर उसके सर्वाइवल को हार्म कर सकता है। फिर आते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे कि सनलाइट है, ग्रेविटी है। इसकी वजह से प्लांट का जो ग्रोथ है सर्टेन स्टेजेस पे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो ये जो सारे ही जो फैक्टर्स है ये सब काम साथ में काम करते हैं, एक ऑप्टिमम रेंज में काम करते हैं, और प्लांट का जो ओवरऑल ग्रोथ है और डेवलपमेंट है उसे सपोर्ट करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट टू की प्रोसेसेस इन प्लांट डेवलपमेंट, डिफरेंशिएशन एंड डी डिफरेंशिएशन। प्लांट के दो की प्रोसेसेस में जो प्रोसेसेस होते हैं डेवलपमेंट के, उनकी बात करेंगे, डिफरेंशिएशन और डी डिफरेंशिएशन की। पहले तो डिफरेंशिएशन की अगर बात करें तो वो सेल्स जो रूट एपिकल मेरिस्टेम से डिराइव होते हैं, या फिर शूट एपिकल मेरिस्टेम से डिराइव होते हैं, फिर केम्बियम से डिराइव होते हैं, वो सेल्स जब मैच्योर होकर स्पेसिफिक फंक्शन करने लग जाते हैं तब उसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये जो सेल्स होते हैं इनमें काफी सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, तब जाके स्पेशलाइज होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पे प्लांट्स के अंदर, तो जो ट्रैकियरी एलिमेंट्स होते हैं ना, जो वाटर के मूवमेंट के लिए, वाटर का ट्रांसपोर्ट के लिए जो इन्वॉल्व होते हैं, उनमें ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये जो सेल्स होते हैं इनका प्रोटोप्लाज्म जो है वो खो जाता है, ये सेल्स अब लिविंग नहीं रहते हैं। ठीक है, लेकिन वो काफी स्ट्रांग हो जाते हैं, इलास्टिक हो जाते हैं, और लिग्निफाइड जो है उनकी सेल वॉल्स हो जाती हैं। अब ये जो लिग्निफिकेशन है सेल वॉल्स का, ये सेल्स को रिजिड बना देता है, जो कि असेंशियल होता है वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए फॉर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, बहुत दूर तक अगर पानी पहुंचाना हो तो आराम से पहुंचा सकते हैं, इवन अंडर एक्सट्रीम टेंशन। तो जो ट्रैकियरी एलिमेंट्स होते हैं उसमें काफी ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है कि सेल अब लिविंग तक नहीं है, प्रोटोप्लाज्म उसका निकल चुका है, खो चुका है। ठीक है, तो ये होता है डिफरेंशिएशन। तो ये जो स्पेशलाइजेशन होता है, जिससे जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जो अलाउ करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट को टू परफॉर्म देयर डेजिग्नेटेड फंक्शन एफिशिएंटली, उसे हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो जो ईच एनाटॉमिकल फीचर होता है प्लांट का, वो इवॉल्व होता है ताकि वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन जो प्लांट की नीड के हिसाब से उसे करना चाहिए वो कर सके। अब हम बात करेंगे डी डिफरेंशिएशन की।
ठीक है। डी डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि वो सेल्स जो अपनी जो एबिलिटी थी डिवाइड करने की उसे खो चुके होते हैं, वो उस एबिलिटी को रीगेन कर सकते हैं अंडर सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, उसे कहेंगे हम डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये कुछ एक मतलब इंटरेस्टिंग सी चीज होती है जो प्लांट्स में होती है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, जब मैच्योर डिफरेंशिएटेड सेल्स जो होते हैं वो अपनी जो एबिलिटी होती है डिवाइड करने की उसे खो देते हैं, उसके बाद वो उसे वापस रीगेन करते हैं इस कैपेसिटी को अंडर सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो इंटरफेस सर्कुलर कैम्बियम होता है या फिर कॉर कैम्बियम जो होता है वो फॉर्म होता है फ्रॉम पेरेन्काइमा सेल्स जो कि फुल्ली डिफरेंशिएटेड होते हैं। ठीक है, पेरेन्काइमा सेल्स जो कि फुल्ली डिफरेंशिएटेड होते हैं उसमें से क्या फॉर्म हो रहा है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम। ठीक है, these cell regain their ability to divide and act as मेरिस्टेम, यानी कि उन्होंने जो ये पेरेन्काइमा सेल्स है ये डिफरेंशिएट होने के बाद से वापस से डी डिफरेंशिएट हुए हैं, अपनी जो एबिलिटी है डिवाइड करने की उसे रीगेन किया है और अब वापस एक मेरिस्टेम की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो एक बार जब डी डिफरेंशिएटेड सेल्स डिवाइड हो जाएंगे ना और प्रोड्यूस कर देंगे नए सेल्स, तो ये जो नए सेल्स हैं ये जो है वो रीडिफरेंशिएट होंगे। ठीक है, मीनिंग दे वंस अगेन मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। और इस तरीके से साइकिल जो है प्लांट में चलता रहता है ताकि प्लांट ग्रो हो और रिपेयर कर सके अपने आप को। पहले डिफरेंशिएशन का क्या मतलब था कि सेल्स जो है वो डिवाइड कर सकते हैं और मैच्योर होके स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, उसके बाद उनकी जो एबिलिटी होती है वो डिवाइड करने की वो खो जाती है। अगर वो अपने उस एबिलिटी को वापस गेन करते हैं तो उसे कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, और वो जो डी डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं जब वो वापस मैच्योर होकर अपना स्पेसिफिक फंक्शन पकड़ लेते हैं तो उसे हम कहेंगे री डिफरेंशिएशन। तो री डिफरेंशिएशन क्या होता है, बहुत सारे टिश्यूज जो होते हैं वुडी डाइकोटिलिडनस प्लांट्स के अंदर वो प्रोडक्ट होते हैं री डिफरेंशिएशन के। फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जाइलम और फ्लोएम सेल्स जो कि वाटर और न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरी होते हैं वो प्रोडक्ट्स होते हैं ऑफ री डिफरेंशिएशन। अगर हम कॉर्क सेल्स की बात करें जो कि कॉर्क कैम्बियन से बने होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को बाय प्रोड्यूसिंग एन आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, वो भी री डिफरेंशिएशन का ही प्रोडक्ट होते हैं। These cells go through several phases. First, they divide, they mature into specific types of tissues to perform essential functions of for the plant. अब हम बात करेंगे ओपन डिफरेंशिएशन के बारे में। जैसे कि हमने देखा था कि प्लांट्स में ग्रोथ ओपन हो सकता है, यानी कि वो कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द प्लांट्स लाइफ डिवाइड कर सकते हैं, वैसे ही डिफरेंशिएशन भी ओपन हो सकता है। उसका मतलब क्या होता है कि सेम ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक ही मेरिस्टेम में से निकले, एक ही जगह से निकले हैं, वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स में मैच्योर हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन वेयर दे आर लोकेटेड। यानी कि एक ही जगह से निकले हुए सेल्स अगर अलग अलग लोकेशन पे जाते हैं तो वो उस लोकेशन के हिसाब से मैच्योर होकर अपना अलग फंक्शन लेंगे। ठीक है, देयर फाइनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर डिटरमाइंड बाय देयर पोजीशन, वो कौन सी लोकेशन पे है उस पर डिपेंड करेगा कि उनका फंक्शन क्या होगा, भले ही वो सेम मेरिस्टेम से निकल के आए हैं। अब हम इसके फ्यू एग्जांपल्स ले लेते हैं। जो सेल्स होती हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम के आजू बाजू में, जो रूट एपिकल मेरिस्टेम के इर्द गिर्द में जो सेल्स होती हैं वो बन जाती हैं रूट कैप सेल्स जो कि प्रोटेक्ट करती है ग्रोइंग रूट टिप को। ठीक है, मतलब रूट एपिकल मेरिस्टेम के बाजू में आजू बाजू में ही है लेकिन रूट कैप सेल्स में कन्वर्ट हो गई है। कुछ सेल्स जो है ऐसी होती हैं जो आउटर एज की तरफ पुश कर दी जाती हैं और वो बन जाती हैं एपिडर्मल सेल्स। ठीक है, सब निकल रही है रूट एपिकल मेरिस्टेम्स में, कुछ बन रही है रूट कैप सेल और कुछ बन जा रही है एपिडर्मल सेल्स। ठीक है, जो कि एक आउटर प्रोटेक्टिव लेयर जो है रूट के लिए वो फॉर्म करेंगी। तो भले रूट एपिकल मेरिस्टेम में से निकल रही हैं लेकिन लोकेशन के हिसाब से अपना खुद का अलग फंक्शन कर रही है। ठीक है, जैसे कि रूट कैप सेल्स और एपिडर्मल सेल्स। अनदर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, वो सेल्स जो वेस्कुलर कैम्बियम में होती है वो डिफरेंशिएट हो जाती हैं जाइलम और फ्लोएम में डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन। ठीक है, जो सेल्स होती हैं टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द कैम्बियम, ठीक है, वो जाइलम बन जाएंगी, और जो आउटसाइड ऑफ द कैम्बियम होंगी, कैम्बियम से थोड़ा दूर, वो फ्लोएम बन जाती हैं। ठीक है, तो ये लोकेशन के हिसाब से भले एक ही मेरिस्टेम में से निकल के आ रही हैं सेम मेरिस्टेम से, लेकिन लोकेशन के हिसाब से उनके फंक्शन जो है वो डिफरेंट होंगे, वो डिफरेंटली मैच्योर होंगी। अब हम बात करेंगे ट्यूमर और पेरेन्काइमा सेल्स की इन टिश्यू कल्चर। ट्यूमर जो होता है ना वो प्लांट्स में सेम एनिमल्स की तरह ही एक मास्क होता है सेल का,
सेल का जत्था आप बोल सकते हो, जो अनकंट्रोलेबली डिवाइड होता रहता है, उसमें अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता रहेगा, ठीक है, होता ही रहेगा। तो जो प्लांट टिश्यू कल्चर होता है, उसमें जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, उनके अंदर उनको जो पैरेन्काइमा सेल्स जो हैं उनको हम लोग कंट्रोल्ड कंडीशन में डिवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। प्लांट टिश्यू कल्चर कल्चर के अंदर पैरेन्काइमा सेल्स कैन बी मेड टू डिवाइड अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस, और दीज सेल्स कैन बी डी डिफरेंशिएटेड इन लैब। इनको हम लैब में डी डिफरेंशिएट करवा सकते हैं, मतलब उन्हें हम सिग्नल देंगे टू रीगेन देयर एबिलिटी टू डिवाइड, एंड देन they are used in various purposes like regeneration of whole plant। मतलब जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं उन्हें कंट्रोल कंडीशन में हम लोग वापस से सिग्नल देके फिर से उनकी जो एबिलिटी होती है डिवाइड करने की, वो रीगेन करवा कर उनसे हम लोग पूरा प्लांट वापस रीजनरेट करवा सकते हैं। प्लांट्स के अंदर डेवलपमेंट एक काफी फैसिनेटिंग प्रोसेस होता है, जिनके थ्रू प्लांट जो है वो निकल के गुजर के जाता है फ्रॉम द टाइम जब वो एक सीड होता है, वो जर्मिनेट होता है, अंटिल जब तक वो अपने फाइनल स्टेज ऑफ लाइफ तक नहीं पहुंच जाता, जिसे कहा जाता है सनेसेंस। ठीक है, सनेसेंस क्या होता है? जब प्लांट एजेड हो जाता है उसे सनेसेंस कहा जाता है, बुढ़ापा। ठीक है, इमेजिन इट एज अ जर्नी जहाँ जो शुरू होती है जब एक सीड जो है वो स्प्राउट होता है, फिर वो कंटिन्यू करता है एज अ प्लांट, ग्रो करता है, प्रोड्यूस करता है फ्लावर्स, फ्रूट्स, और इवेंचुअली वो एज वो उसकी एज होती जाती है। ठीक है, तो ईच स्टेज होता है इस जर्नी का, हर एक स्टेज जो है इस जर्नी का वो इन्फ्लुएंस होता है बाय वेरियस फैक्टर्स, जो कि इनसाइड भी हो सकते हैं प्लांट के और उसके एनवायरनमेंट से भी हो सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स दोनों हो सकते हैं। प्लांट्स के अंदर एक यूनिक एबिलिटी होती है जिसे कहा जाता है प्लास्टिसिटी, जिसका मतलब होता है कि वो डेवलप हो सकते हैं इन डिफरेंट वेज डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन दे एक्सपीरियंस और द स्टेज ऑफ लाइफ दे आर इन। मतलब प्लांट के अंदर क्या होगा, प्लांट जो है वो डेवलप हो सकते हैं अलग अलग तरीके से, और वो किस पे डिपेंड करेगा कि वो कौन से कंडीशंस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं या फिर वो कौन से स्टेज में है लाइफ के अंदर। ठीक है, उसके हिसाब से वो डेवलप होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जो शेप होता है यंग लीव्स का कॉटन प्लांट के अंदर, वो जो मैच्योर लीव्स होते हैं उनसे काफी डिफरेंट होता है, कुछ इस तरीके से। जो जुवेनाइल जो यंग लीव्स होंगे उनका शेप देखिए और एडल्ट लीव्स का शेप देखिए आप, तो आपको लगेगा कि दोनों सेम प्लांट से बिलोंग नहीं करते। ठीक है, तो जब वो मैच्योर होगा तब उसका जो शेप है वो काफी अलग दिखेगा, जब वो यंग होता है तब उसका शेप जो काफी अलग दिखता है, और इसे एक कहा जाता है हेट्रोफाइलिल। क्या कहा जाता है? हेटेरोफाइलिल। इसके अलावा अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें तो वो बटरकप प्लांट की हम बात कर सकते हैं। तो जो लीफ जो उसमें जो लीफ जो पानी के अंदर ग्रो होते हैं वो काफी डिफरेंट होते हैं कंपेयर टू द वंस जो कि एयर में ग्रो होते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल जो जमीन यहाँ पे ही देखिए, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में जो ग्रो हो रहे हैं वो कुछ इस तरीके से, वाटर हैबिटेट में इस तरीके से, दोनों एकदम देख के साथ में लगेंगे ही नहीं कि वो एक ही प्लांट के लीव्स हैं, काफी चेंजेस होते हैं। तो ये चेंजेस क्यों है उनके अंदर? बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस, एंड दे शो हाउ प्लांट्स कैन अडेप्ट एंड चेंज देयर डेवलपमेंट। इन सिंपल टर्म्स, प्लांट का डेवलपमेंट जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रोथ है, जिसमें प्लांट्स जो है वो बड़े भी होते हैं, और साथ में जो कॉम्बिनेशन है वो ग्रोथ और डिफरेंशिएशन का है। ग्रोथ मतलब जो प्लांट साइज में बड़े होते जा रहे हैं वो, और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। ठीक है, तो प्लांट का जो डेवलपमेंट है वो कॉम्बिनेशन है ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन का। अब ये दोनों ही जो है वो कंट्रोल्ड होते हैं बाय इंटरनल फैक्टर्स जैसे कि जीन्स, प्लांट के हॉर्मोन्स, और एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि वाटर है, सनलाइट है, टेम्परेचर है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो है वो साथ में काम करते हैं और गाइड करते हैं प्लांट को टुवर्ड्स इट्स डेवलपमेंट थ्रू आउट इट्स लाइफ। अब हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिन्हें शॉर्ट में पीजीआरस भी कहा जाता है। ये वो केमिकल्स होते हैं जो की रोल प्ले करते हैं इन कंट्रोलिंग कि कैसे प्लांट ग्रो करेगा और कैसे डेवलप होगा। ठीक है, प्लांट को कैसे ग्रो करना है, कैसे डेवलप करना है, डेवलप होना है, वो सब कौन कंट्रोल करता है? कुछ केमिकल्स करते हैं जिन्हें कहा जाता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है, ये स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अलग अलग फॉर्म्स में आ सकते हैं, जैसे कि कुछ इंडोल कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि इंडोल 3 एसिटिक एसिड जिसे IAA कहा जाता है शॉर्ट में। कुछ एडिनाइन डेरिवेटिव्स होते हैं,
ठीक है, जैसे कि काइनेटिन। कुछ कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव्स होते हैं जैसे कि एब्सिसिक एसिड, जिसे शॉर्ट में ABA कहा जाता है। कुछ टर्पीन्स होते हैं लाइक जिब्रेलिक एसिड, जिसे शॉर्ट में GA3 कहा जाता है। एंड कुछ गैसेस भी होती हैं जैसे कि इथाइलिन। अब जो प्लांट वर्ल्ड होता है उसमें ये केमिकल्स ना बिल्कुल वैसे ही जाने जाते हैं जैसे जो ह्यूमंस होते हैं उनमें हॉर्मोन्स जाने जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको प्लांट हॉर्मोन्स भी कहा जाता है। और प्लांट हॉर्मोन्स को एक और वर्ड है जिसे बोलते हैं फाइटो हॉर्मोन्स। फाइटो मतलब प्लांट और हॉर्मोन्स, फाइटो हॉर्मोन्स मतलब प्लांट हॉर्मोन्स। जैसे सेम उसी तरीके से जैसे एनिमल्स में हॉर्मोन्स होते हैं और वो काफी सारा फंक्शन को, वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस को जो है कंट्रोल करके रखते हैं, तो वैसे ये प्लांट्स में हॉर्मोन्स की तरह काम करते हैं। भी जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं उनको हम दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन व्हाट दे डू। क्या करते हैं उसके बेसिस पे हम इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ग्रोथ प्रमोटर्स, जो ग्रोथ को प्रमोट करेंगे। दूसरा है ग्रोथ इनहिबिटर, जो ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। पहले हम बात करेंगे ग्रोथ प्रमोटर्स की। ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं वो प्लांट को एनकरेज करते हैं ग्रो करने के लिए और डेवलप करने के लिए, ठीक है। ये कौन कौन सी चीजें करने में हेल्प करेंगे? सेल डिवीजन, वो प्रोसेस जहाँ पे सेल मल्टीप्लाई होता है। सेल का एनलार्जमेंट, जहाँ पे सेल जो है वो बड़े होंगे। द फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज, ठीक है। और जो रिस्पॉन्स देता है प्लांट टूवर्ड्स लाइट एंड ग्रेविटी, जिसे ट्रॉपिक ग्रोथ भी कहा जाता है, वो सब करने में हेल्प करेगा। जो प्रोसेस होता है जैसे कि फ्लावरिंग का, फ्रूटिंग का, सीड फॉर्मेशन का, ये सब में प्लांट, ये जो ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं वो हेल्प करेंगे। तो ग्रोथ प्रमोटर्स होते कौन से हैं? ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन्स, ये तीनों तीन किस में आते हैं? ग्रोथ प्रमोटर्स में आते हैं, यानी कि ग्रोथ को प्रमोट करेंगे। ये जो मैंने आपको जितनी भी प्रोसेसेस बताई, सेल का डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट, टिश्यू फॉर्मेशन हो गया, फिर जो लाइट और ग्रेविटी के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स होता है वो फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सीडिंग, सब सीड फॉर्मेशन सब कौन करवाता है? ये जो ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं वो करवाते हैं। एग्जाम्पल ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन्स। उसके बाद हम बात करेंगे ग्रोथ इनहिबिटर्स की। इनके नाम याद रखने हैं, ठीक है। ग्रोथ प्रमोटर्स कौन से, नाम याद रखने हैं। अब हम बात करेंगे ग्रोथ इनहिबिटर्स की। ये जो PGRs होते हैं वो हेल्प करते हैं प्लांट को स्ट्रेस और इंजरी से डील करने में, ठीक है। स्ट्रेस और इंजरी से डील करने में कौन हेल्प हेल्प करेगा? ग्रोथ इनहिबिटर्स हेल्प करते हैं। ये जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन प्रोसेसेस लाइक डोरमेंसी, जहाँ पे जो प्लांट है वो टेम्पररीली ग्रो करना बंद कर देता है। फॉर एग्जाम्पल इन विंटर जो प्लांट है वो टेम्पररीली ग्रो करना बंद कर देता है। उसके बाद एब्सिशन। एब्सिशन क्या होता है? एकदम अच्छे से याद रखना। एब्सिशन का मतलब क्या होता है? वो प्रोसेस जिसमें जो प्लांट के जो पत्ते होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो सब शेड मतलब गिर जाते हैं नीचे, हो जाते हैं, ठीक है। जो शेडिंग प्रोसेस होता है, शेडिंग ऑफ लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, उसे कहा जाता है एब्सिशन। जो मेन ग्रोथ इनहिबिटर होता है ना, उसका नाम है एब्सिसिक एसिड, ABA। अब इंटरेस्टिंगली जो गैसियस पीजीआर जिसकी हमने बात की थी, इथाइलिन, ठीक है, वो कभी कभी ग्रोथ को प्रमोट भी कर सकता है और वो कभी कभी ग्रोथ को इनहिबिट भी कर सकता है। लेकिन मोस्टली उसका जो जो रोल है वो किसके लिए जाना जाता है? ग्रोथ को स्लो डाउन करने में, ठीक है। और जो फ्रूट का राइपनिंग होता है, लीव्स का गिरना होता है, लीफ फॉल, ये सब में भी ये जो इथाइलिन होता है वो हेल्प करता है, ये प्रोसेसेस को एनकरेज करता है। ये जितने भी PGRs होते हैं सब साथ में काम करते हैं ताकि ग्रोथ जो है बैलेंस रहे। ये इंश्योर करते हैं कि प्लांट जो है वो अडेप्ट कर सके डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस में, खुद को रिपेयर कर सके और सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस कर सके। अब हम फटाफट से क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं कि जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है इनकी डिस्कवरी कैसे हुई थी। तो इनकी जो ये डिस्कवरी की जो कहानी है वो काफी इंटरेस्टिंग सी है, और एक्सीडेंटल फाइंडिंग्स की वजह से ही ये जो है हम पाए गए थे। मतलब इनको एक्चुअली ढूंढा नहीं जा रहा था, लेकिन एक्सीडेंटली इनको ढूंढ लिया गया था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सिन से। तो स्टोरी जो है वो शुरू होती है चार्ल्स डार्विन और उनके सन फ्रांसिस से। ये जो है वो स्टडी कर रहे थे कैनरी ग्रास के ऊपर, तब इन्होंने नोटिस किया कि जो टिप है ना प्लांट की, जिसे सिलियोप्टाइल कहा जाता है, वो बेंट हो रही है टुवर्ड्स द लाइट। सिलियोप्टाइल्स क्या होते हैं? सिलियोप्टाइल्स जो वो कुछ सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फर्स्ट ट्रू लीव्स निकल के आते हैं ना, और जो शूट का एपेक्स होता है ये उसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो इन्होंने क्या देखा कि वो जो है वो जहाँ सनलाइट की तरफ बेंड होती है, ठीक है। और जो ये जो प्रोसेस होती है ना सनलाइट की तरफ बेंड होने वाली, इसे कहा जाता है फोटोट्रॉपिज्म। जिसकी वजह से उन्होंने कंक्लूड किया कि यहाँ पे कुछ तो केमिकल है जिसकी वजह से जो टिप है वो
इस तरीके का बिहेवियर शो कर रही है। बाद में एफडब्ल्यू वेंट ने सक्सेसफुली आइसोलेट किया ऑक्सिन फ्रॉम द टिप ऑफ ओट सीडलिंग। ठीक है, तो ओट सीडलिंग में से ओट का जो ओट का जो सीलियप था, जो टिप था, वहां से सक्सेसफुली एफडब्ल्यू वेंट ने ऑक्सिन को जो है डिस्कवर किया। उसके बाद हम बात करेंगे जिब्रेलिन्स की। तो 1926 में ई कुरोसावा जो है वो स्टडी कर रहे थे एक राइस डिसीज पे, जिसको कहा जाता है बैकने, और उसे फुलिश सीडलिंग डिजीज भी कहा जाता है, जो फंगल इन्फेक्शन की वजह से होती है। तो उन्होंने नोटिस किया कि जो राइस की सीडलिंग्स थी, जब उन्हें फंगल एक्सट्रैक्ट्स के साथ ट्रीट किया जा रहा था, तो बहुत ज्यादा एक्सेसिव ग्रोथ दिखा रही थी। ठीक है, उनको ट्रीट करने के लिए फंगल एक्सट्रैक्ट्स डाले जा रहे थे ताकि उन्हें बचाया जा सके, लेकिन उससे डालते ही उनका जो ग्रोथ है वो एक्सेसिव हो गया। तो बाद में उसमें एक एक्टिव कंपाउंड जो है उसको आइडेंटिफाई किया गया, जिसे कहा जाता है जिब्रेलिक एसिड, जो कि ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस होता है। फिर अगर हम बात करें साइटोकाइनेस की, तो जब एफ स्कूग और उनकी टीम जो है वो टोबैको प्लांट पे काम कर रही थी, तब उन्होंने डिस्कवर किया कि जो कैलस का जो फॉर्मेशन होता है ना, उसको सिर्फ ऑक्सीजन से काम नहीं चलता। कैलस मतलब क्या होता है? अनडिफरेंशिएटेड सेल मास होता है। ठीक है, तो उसको सिर्फ ऑक्सीजन से उसका काम नहीं चल रहा था। तो उन्होंने उन्होंने फिर बाद में देखा कि जो एक्सट्रैक्ट्स होते हैं फ्रॉम वेरियस सोर्सेस लाइक कोकोनट मिल्क, वेस्कुलर टिश्यू, इसकी वजह से जो है जो सेल डिवीजन है वो प्रमोट हो रहा था। तो मिलर और उनके जो टीम थी, उन्होंने लेटर आइडेंटिफाई किया और क्रिस्टलाइज किया एक सब्सटेंस को, जिसका नाम उन्होंने दिया काइनेटिन, जो कि पहला साइटोकाइनिन था टू बी डिस्कवर्ड। इसके बाद हम बात करेंगे एब्सिसिक एसिड एबीए की। तो मिड 1960s में साइंटिस्ट जो है वो स्टडी कर रहे थे प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स के ऊपर। तब उन्होंने डिस्कवर किए 3 डिफरेंट केमिकल्स, जो डोरमेंसी और लीफ ड्रॉप को कॉज करते थे। ठीक है, लीफ ड्रॉप मतलब एब्सिशन। तो उनका उन्होंने नाम दिया इनहिबिटर बी, एब्सिशन 2 और डोरमिन। बाद में उन्हें पता चला कि ये तीनों तीन सेम ही कंपाउंड है, एक ही कंपाउंड है तीनों तीन, और उन्होंने उसको नाम दिया एब्सिसिक एसिड। उसके बाद हम बात करेंगे इथाइलिन की। तो 1910 में एच कजिन्स जो थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मतलब होगा, ऐसा कुछ होगा कि बनाना ट्रीज और ऑरेंज ट्रीज साथ साथ में कहीं पे ग्रो हुए होंगे। तो ऑरेंजेस में से ऐसे कुछ गैस निकल रही थी, जिसकी वजह से जो बनाना है उनकी राइपनिंग जल्दी हो रही थी। ठीक है, बनाना जल्दी पक जा रहे थे। तो इस गैस को लेटर ऑन आइडेंटिफाई किया गया एज इथाइलिन, जो कि फंक्शन करता है एज अ प्लांट हार्मोन रेगुलेटिंग, फंक्शन करता है प्लांट हार्मोन रेगुलेटिंग प्रोसेसेस में, जैसे कि फ्रूट का राइपनिंग और लीफ फॉल होना। तो इनकी जो डिस्कवरीज है उसकी वजह से ग्रेटली एक्सपांड हुआ है हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट बायोलॉजी, कि कैसे जो प्लांट की ग्रोथ है वो रेगुलेट होती है, वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं अपने एनवायरमेंट में, और जो चेंजेस है उनसे कैसे अडेप्ट होते हैं। आगे के नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखेंगे कि जो ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, इनके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स कैसे और कौन से होते हैं। ऑक्सिन्स। अब सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सिन्स की। ऑक्सिन्स एक जो है वो इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, जो काफी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इन रेगुलेटिंग वेरियस ग्रोथ प्रोसेसेस। जो ये वर्ड है ऑक्सिन, वो एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ग्रीक वर्ड से हमें मिला है, जो कि है ऑक्सीन। ठीक है, जिसका मतलब होता है टू ग्रो। और उनको ये नाम क्यों दिया गया? बिकॉज ऑफ देयर ग्रोथ प्रमोटिंग इफेक्ट्स। जो मोस्ट कॉमन नेचुरल ऑक्सीजन होते हैं, उनमें आता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ठीक है, और अगर हम उसके अलावा की बात करें, जो दूसरे एग्जांपल्स होते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं, सिंथेटिक भी हो सकते हैं, तो उसमें आता है इंडोल ब्यूटरिक एसिड IBA। फिर आता है नेप्थलीन एसिटिक एसिड NNA। इसके बाद आता है 2,4-D। 2,4-D का मतलब होता है डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, इनको भी एज ऑक्सिन क्लासिफाई किया गया है। अब हम फटाफट से इनके फंक्शंस देख लेते हैं। तो पहले तो ये जो रूटिंग होता है उसे प्रमोट करते हैं। ठीक है, सबसे अच्छे से याद रखना है, रूटिंग को प्रमोट करते हैं। ऑक्सिन्स रूट, ऐसा याद रखना है। ऑक्सिन्स जो होते हैं कॉमनली हम प्लांट प्रोपोगेशन में यूज कर सकते हैं। जो स्टेम की कटिंग होती है ना, उसके ऊपर अगर हम लोग जो उसमें जो रूट का डेवलपमेंट होगा, उसको स्टिमुलेट कौन कर सकता है? ऑक्सिन्स कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग उस पे अप्लाई कर देंगे ऑक्सिन्स को, तो उसकी वजह से क्या होगा? जो नया प्लांट है उस कटिंग में से वो बन के आएगा, क्योंकि उसमें रूट का फॉर्मेशन हो पाएगा बिकॉज ऑफ ऑक्सिन्स। उसके बाद है फ्लावरिंग एंड फ्रूट डेवलपमेंट। ऑक्सिन जो होते हैं वो फ्लावरिंग को प्रमोट करते हैं कुछ सर्टेन प्लांट्स में, जैसे कि पाइनएप्पल, और फ्रूट की सेटिंग में भी हेल्प करते हैं। इंटरेस्टिंगली, ये जो है, जब अर्ली फ्रूट जो होता है ना, अर्ली फ्रूट या फिर लीफ, उसका
जो गिरना होता है उसे प्रिवेंट करता है बाय मेंटेनिंग द कनेक्शन बिटवीन द प्लांट एंड द लीफ और फ्रूट। मतलब प्लांट और लीफ और प्लांट या फिर फ्रूट जहां से भी जॉइंट जुड़े हुए रहते हैं उस कनेक्शन को जो ये है अच्छे से मेंटेन करके रखता है, ताकि जो जल्दी में जो क्या बोलते हैं कच्चे फ्रूट या फिर लीव्स नीचे ना गिर जाए, ठीक है, जल्दी ना गिर जाए। हावेवर जब एक सर्टेन एज हो जाती है, फ्रूट्स राइप हो जाते हैं, तो उसका जो एब्सिशन होता है यानी ड्रॉपिंग उसे भी ऑक्सिन ही प्रमोट करते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट आता है एपिकल डोमिनेंस, ठीक है, जो इस डायग्राम में बताया है। उसमें क्या होता है कि एक की रोल जो है ना ऑक्सिन का वो ये भी है कि वो एपिकल डोमिनेंस को मेंटेन करता है। एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या होता है कि जो एपिकल मतलब क्या, शूट का टिप, जो एपिकल बर्ड होता है वो खुद ही ग्रो होता रहेगा और जो लेटरल बर्ड्स होते हैं उनके ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा। इसे कहा जाता है एपिकल डोमिनेंस। और इस वजह से जो प्लांट है वो अपवर्ड ग्रो होने में ही फोकस करेगा, और वो जो फोकस करेगा अपनी पूरी एनर्जी को मेन स्टेम के ऊपर ही। हावेवर अगर आप ये जो एपिकल बर्ड है ना इसे अगर आप कट कर दें, ठीक है, कट करना मतलब जिसे कहते हैं डिकैपिटेशन, तो उसकी वजह से जो ऑक्सीजन का सप्लाई है लेटरल बर्ड्स में वो डिक्रीज हो जाएगा और उस वजह से जो बर्ड्स हैं वो लेटरली ज्यादा ग्रो होंगी, ज्यादा ब्रांचेस निकल के आएगी। ठीक है, तो इसलिए जो टी वगैरह होती है ना, टी प्लांटेशन या फिर जिसमें जो हेज मेकिंग करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि ज्यादा बशियर ग्रोथ हो, और जो ज्यादा जो लीव्स होते हैं साइड्स में वो निकल के आए टी प्लांट्स के अंदर। इसके बाद पार्थेनोकार्पी कार्पी में भी हेल्प करता है ऑक्सिन। जो पार्थेनोकार्पी का मतलब क्या था, पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का फॉर्मेशन होना। ठीक है, तो ऑक्सिन जो है पार्थेनोकार्पी भी इंड्यूस कर सकते हैं। जब आप इसे टोमेटो के फ्लावर्स के ऊपर अप्लाई करते हो तो उसकी वजह से सीडलेस फ्रूट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फिर हर्बिसाइड्स, ठीक है, सिंथेटिक ऑक्सिन जो होते हैं जैसे कि 2,4-D, उसको वाइडली एज अ हर्बिसाइड यूज किया जाता है। किसको कंट्रोल करने में, डाइकोट वीड्स को कंट्रोल करने में। और जो मोनोकोट प्लांट्स होते हैं जैसे कि ग्रासेस, उनको ये बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगा। सिर्फ जो डाइकोट वीड्स होंगे उनको ही ये कंट्रोल करके रखेगा बाय एक्टिंग एज अ हर्बिसाइड। तो दिस मेक्स देम यूजफुल इन एग्रीकल्चर एंड गार्डनिंग स्पेशली फॉर मेंटेनिंग वीड फ्री लॉन्स। फिर जाइलम डिफरेंशिएशन एंड सेल डिवीजन, ऑक्सिन जो है वो उसमें भी अच्छा एक रोल प्ले करते हैं, किसमें, डेवलपमेंट ऑफ जाइलम टिश्यूज में, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। और ये प्रमोट करते हैं सेल डिवीजन को और हेल्प करते हैं प्लांट्स को ग्रो करने में। तो अगर एक समरी में बात करें तो ऑक्सिन जो है वो वर्सेटाइल प्लांट हॉर्मोन्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं एवरीथिंग फ्रॉम रूटिंग, ग्रोथ डायरेक्शन, फ्रूट फॉर्मेशन और टू इवन वीड कंट्रोल। ठीक है, making them incredibly useful in both natural plant growth and agricultural practices. All right, let's dive into another type of plant growth regulator जिसे जिबरेलिन्स कहा जाता है। अब ये जो है वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। ठीक है, अभी तक सो फार 100 से ज्यादा डिफरेंट जिब्रेलिन्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लाइक फंजाई एंड हायर प्लांट्स। ठीक है, हम उन्हें लेबल करते हैं GA1, GA2, GA3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसमें से जो जिब्रेलिक एसिड है जिसको GA3 कहा जाता है वो सबसे ज्यादा फेमस है। सबसे पहले उसे ही डिस्कवर किया गया था और सबसे ज्यादा उसे ही स्टडी भी किया गया है। एक चीज तो हमें याद रखनी है हमेशा कि जो जिब्रेलिन्स होते हैं वो हमेशा एसिडिक इन नेचर होते हैं, एसिड होते हैं। ठीक है, और ये मेजर रोल प्ले करते हैं इन हेल्पिंग प्लांट्स ग्रो बाय इलोंगेटिंग द स्टेम और एक्सिस ऑफ द प्लांट। जो स्टेम प्लांट की जो स्टेम या फिर एक्सिस होती है उसे इलोंगेट करने में ये काफी मेजर रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ग्रेप्स की बात करें तो इनमें जो जिब्रेलिन्स होते हैं वो उनका जो स्टॉक होता है ना उसे लंबा ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से जो बंचेस होते हैं ग्रेप्स के वो काफी बड़े और हेल्दी प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम एप्पल्स की बात करें, फ्रूट्स लाइक एप्पल, ठीक है, तो जिब्रेलिन्स क्या करता है उनमें उनका जो शेप है उसको इम्प्रूव करता है बाय इलोंगेटिंग द फ्रूट। दे ऑल्सो स्लो डाउन द एजिंग और सीनेसेंस प्रोसेस। जो जिब्रेलिन्स होते हैं वो जो एजिंग और सीनेसेंस का प्रोसेस होता है जिसमें फ्रूट पक जाता है फिर लास्ट में खराब हो जाता है उसको स्लो डाउन कर देते हैं, जिसकी वजह से जो फ्रूट है वो पेड़ पे ज्यादा वक्त तक रह पाता है। तो जो फार्मर्स होते हैं उनको भी हार्वेस्टिंग के लिए ज्यादा टाइम मिल जाता है और इस वजह से वो ज्यादा टाइम तक जो फ्रूट है उसे सेल कर पाते हैं। तो सेलिंग के लिए काफी अच्छा जो है एक तरीका निकल के आता है जिब्रेलिन्स को यूज करने का।
ठीक है। उसके बाद एक और कूल फैक्ट, अगर GA3 यानी कि जिब्रेलिक एसिड्स की अगर अपन बात करें, तो ये है कि उन्हें ब्रूइंग इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। जो माल्टिंग प्रोसेस होता है इंडस्ट्रीज में, ठीक है, जिस माल्टिंग प्रोसेस जिसमें जो स्टार्चेस होते हैं उनको ब्रेक डाउन किया जाता है और फिर उससे जो है बियर का ब्रूइंग करने के लिए यूज किया जाता है, तो वो जो माल्टिंग प्रोसेस होता है वो इससे काफी स्पीड अप हो जाता है। माल्टिंग क्या होता है? माल्टिंग बेसिकली 3-4 स्टेप का प्रोसेस होता है, जिसमें पहले जो भी सीरियल्स होंगे ना, उनको वाटर में डाल के सोक किया जाएगा ताकि उनमें मॉइस्चर आ जाए और वो जर्मिनेट हो जाए। जैसे ही वो जर्मिनेट होती है, उनको फिर से ड्राई किया जाता है ताकि उनका फर्दर जर्मिनेशन ना हो। ठीक है। अब जब ये जो फर्दर जर्मिनेशन रोकने के लिए उनको जो ड्राई किया जाता है, वो उनपे जो हॉट एयर होती है वो ब्लो करके भी कर सकते हैं। ठीक है, और उन्हें फिर बाद में जो है ब्रूइंग में यूज किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि जिब्रेलिन्स जो है वो क्रॉप्स में कैसे यूज होते हैं। तो अगर शुगर केन की बात करें, तो अगर हम जिब्रेलिन्स को स्प्रे कर देते हैं उनके स्टेम पे, तो जो स्टेम है वो काफी लंबे हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा शुगर स्टोर कर सकते हैं और उनका जो यील्ड है वो 20 टन पर एकड़ तक बूस्ट हो जाता है। तो आप सोच सकते हो कि कितना वाइड इम्पैक्ट पड़ रहा है जिब्रेलिन्स का। ठीक है। उसके बाद जिब्रेलिन्स जो होते हैं वो काफी हैंडी होते हैं फॉर ट्रीज लाइक जुवेनाइल कॉनिफर्स। ठीक है, वेयर दे हेल्प द प्लांट टू रीच मेच्योरिटी फास्ट। जो प्लांट होगा वो जल्दी मेच्योर हो जाएगा। जल्दी मेच्योर होगा तो सीड भी जल्दी प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो सीड अगर जल्दी मिल रहे तो ये तो अच्छी बात है। उसके बाद जो प्लांट्स होते हैं जैसे कि बीट और कैबेजेस, उसमें उनमें क्या होता है कि वो कैसे वो ग्राउंड के नजदीक में ग्रो होते हैं, ग्राउंड के ऊपर ग्रो करते हैं। ठीक है, इन रोजेट पैटर्न। तो जिब्रेलिन्स क्या करते हैं, उनमें बोल्टिंग कॉज कर देते हैं। बोल्टिंग क्या होगा, जो स्टेम होता है उसका इलोंगेशन हो जाता है बिफोर द प्लांट फ्लावर्स। जस्ट फ्लावर आने से पहले जो स्टेम है वो इलोंगेट हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऐसे प्लांट्स के लिए जैसे कि बीट्स और कैबेजेस के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। तो अगर इस पूरे जो भी हमने अभी देखा उसको समराइज करें, तो जिब्रेलिन्स जो होते हैं प्लांट्स को ग्रो टॉलर ग्रो करने में हेल्प करेंगे। उनका फ्रूट का शेप जो है उसको इम्प्रूव करेंगे। एजिंग को डिले करेंगे, जो कि एक काफी अच्छा फीचर है। एंड आर यूजफुल इन वेरियस इंडस्ट्रीज, फार्मिंग, फ्रॉम फार्मिंग टू ब्रूइंग। ठीक है। अब हम बात करेंगे तीसरे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की, जिसका नाम है साइटोकाइनिन्स। ठीक है। अब साइटोकाइनिन स्पेशल होते हैं बिकॉज वो एक अच्छा खासा रोल प्ले करते हैं, एक मेजर रोल प्ले करते हैं इन साइटोकाइनेसिस। अब जिसने भी सेल डिवीजन पढ़ा है उसे तो पता होगा कि साइटोकाइनेसिस क्या होता है। साइटो का मतलब होता है सेल और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। तो सेल डिवीजन में जो साइटोकाइनिन्स होते हैं वो बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। ठीक है, जहाँ पे सेल डिवीजन का प्रोसेस होगा वहां पे साइटोकाइनिन्स बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर रोल प्ले करेंगे। पहले इनको ढूंढा गया था एज अ कंपाउंड कॉल काइनेटिन। ठीक है। और ये कहाँ से, ये सरप्राइजिंगली इसका सोर्स पता है क्या था? हेरिंग स्पर्म डीएनए, जिसको हीट किया गया था। ठीक है, बट हियर्स द कैच कि जो काइनेटिन्स होते हैं वो नेचुरली प्लांट्स में नहीं होते हैं। ठीक है, तो साइंटिस्ट जो है वो पीछे पड़ गए एक ऐसा नेचुरल कंपाउंड ढूंढने में जो कि काइनेटिन काइनेटिन की तरह काम करे। और फाइनली उन्होंने ढूंढ भी लिया, जिसका नाम था जियाटिन, जो कि कॉर्न के कर्नल्स में या फिर कोकोनट मिल्क में पाया जाता था। और तब से बहुत सारे नेचुरल साइटोकाइनिन्स को ढूंढ लिया गया है, आइडेंटिफाई कर लिया गया है। कुछ सिंथेटिक वंस भी हैं जो अवेलेबल हैं और जो प्रमोट करते हैं सेल डिवीजन को। अब जो नेचुरल साइटोकाइनिन्स होते हैं ना, वो प्लांट के उन पार्ट्स में बनते हैं जो रैपिड सेल डिवीजन करता है। ठीक है, लाइक जो रूट का टिप हुआ, डेवलपिंग शूट बर्ड्स हो गए, या फिर कोई यंग फ्रूट है तो वहां पे ज्यादा सेल डिवीजन होगा। तो नेचुरल साइटोकाइनिन्स जो है वो वहीं पे बनते हैं। These are the places where plants are actively growing and expanding. तो ये जो रूट का टिप है, डेवलपिंग शूट बर्ड्स है, यंग फ्रूट्स है, ये जो है प्लांट के वो पार्ट्स होते हैं जो एक्टिवली ग्रो कर रहे हैं और एक्सपांड कर रहे हैं। साइटोकाइनेज जो होते हैं वो प्लांट को बहुत अलग अलग तरीकों में हेल्प करते हैं, जैसे कि नए लीव्स प्रोड्यूस करना, क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन करना। अब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है वो तो सबको पता ही होगा। ये वो स्ट्रक्चर्स होते हैं प्लांट सेल्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। ठीक है। फिर जो लेटरल शूट होता है उसका ग्रोथ को प्रमोट करना। लेटरल शूट का मतलब क्या होता है, जो ब्रांचेस साइड्स में से निकल के आती है उनको ग्रो करवाना। और जो फॉर्मेशन होता है एडवेंटिशियस शूट का, मतलब जो
which grow from parts of the plant where you wouldn't normally expect a shoot. ठीक है, एडवेंटिशियस शूट, ऐसी कोई जगह से जहां से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि शूट निकलेगा, वहां से शूट का ग्रो होना। तो ये सब में कौन हेल्प करेगा? साइटोकाइनेंस करेगा। ठीक है, उसके बाद उसका जो एक अनदर की रोल होता है साइटोकाइनेंस का, वो होता है ओवरकमिंग एपिकल डोमिनेंस। अब आप याद कीजिए कि एपिकल डोमिनेंस के बारे में हमने कहाँ पढ़ा? ऑक्सिन्स में पढ़ा। क्या पढ़ा था? कि एपिकल डोमिनेंस का मतलब होता है कि जो अपेक्स होता है वही ग्रो करता रहेगा, जो लेटरल बर्ड्स होती है उन्हें ग्रो नहीं करने देगा। ठीक है, तो ये जो है उसको भी ओवरकम करने में साइटोकाइनेंस हेल्प करता है। यूजुअली जो मेन स्टेम होगा वो जो प्लांट का मेन स्टेम होगा वो फास्टर ग्रो करेगा और साइड ब्रांचेस को नहीं करने देगा बिकॉज ऑफ हार्मोन कॉल्ड ऑक्सिन, जैसे कि मैंने अभी बताया। लेकिन साइटोकाइनेंस इसको भी बैलेंस कर सकते हैं बाय प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ लैटरल शूट्स। ठीक है, जिसकी वजह से साइड ब्रांचेस जो है वो ग्रो होने लगेंगी। अब लास्टली अगर बात करें, साइटोकाइनेस जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स को भी मोबिलाइज कर सकते हैं। मोबिलाइज करना मतलब या तो किसी ऐसी जगह पे पहुंचा देना और फिक्स कर देना जहां पे उनकी जरूरत होती है। ठीक है, मीनिंग दे हेल्प द प्लांट सेंड न्यूट्रिएंट्स टू द एरिया दैट नीड देम। ठीक है, जहां पे उनकी जरूरत होगी वहां उनको पहुंचाना और उनको फिक्स करना। दिस इज वाई साइटोकाइनेंस कैन डिले लीफ सेनेसेंस। जो लीव्स का एजिंग होता है उसे डिले कर सकते हैं, जो कि अच्छी बात है। तो ग्रीन जो लीव्स होंगे वो काफी ग्रीन दिखेंगे और ज्यादा लॉन्गर पीरियड के लिए फंक्शन कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर इसको भी पूरा हम समराइज करें तो साइटोकाइनेस जो होते हैं सेल डिवीजन के लिए क्रूशियल होते हैं, लीफ के ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं, शूट फॉर्मेशन में, प्लांट्स को हेल्दी रखते हैं और वाइब्रेंट रखते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड। तो अब हम बात करेंगे एक यूनिक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की। यूनिक क्यों? क्योंकि ये एक गैस है। ठीक है, इट इज प्रोड्यूस्ड इन लार्ज अमाउंट बाय टिश्यूज दैट आर एजिंग और बाय राइपनिंग फ्रूट्स। ठीक है, जो टिश्यूज जिनका एजिंग हो रहा होता है या फिर जो फ्रूट्स राइपन हो रहे होते हैं वो लार्ज अमाउंट में इथाइलिन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। अब ये यूनिक क्यों था वो मैंने बताया आपको, क्योंकि ये गैस है। इथाइलिन जो होता है ना वो प्लांट में काफी सारे प्रोसेसेस को इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो ये जो सीडलिंग्स होती हैं उनको हॉरिजॉन्टली ग्रो करवा सकता है। ठीक है, उनका जो स्टेम होता है उसे स्वेल करवा सकता है। ठीक है, और ये जो एपिकल हुक फॉर्म होता है ना जो डाइकोट सीडलिंग्स में जिनमें दो सीड लीव्स होते हैं। ठीक है, एपिकल हुक जो है उसका फॉर्मेशन करवा सकता है बाय हेल्पिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कर्व ऑन द टॉप। ठीक है, इट ऑल्सो प्रमोट्स द सेनेसेंस, एजिंग को प्रमोट करता है। और जो लीव्स और फ्लावर्स का शेडिंग होता है, एप्सिशन जिसे हम बोलते हैं, उसे भी ये प्रमोट करता है। सबसे जो मोस्ट वेल नोन रोल है इथाइलिन का वो है फ्रूट राइपनिंग में। जब फ्रूट राइपन होता है ना तब उसे ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, तो इथाइलिन क्या करेगा, वो जो फ्रूट होता है उसमें रेस्पिरेशन का रेट इंक्रीज करवा देगा। और ये जो इंक्रीज होता है ना रेस्पिरेशन में, इसे एक स्पेसिफिक टर्म दी गई है जिसे कहा जाता है रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक। ठीक है, इसमें क्या होगा, फ्रूट को जल्दी राइपन करवाना है हमको। अब जल्दी राइपन करवाने के लिए फ्रूट में जो अब फ्रूट को राइपन होने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो हमें उसे वो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इथाइलिन क्या करेगा, रेस्पिरेशन का रेट जो है उसे बढ़ा देगा। और इस बढ़े हुए रेस्पिरेशन रेट को बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक। और इस वजह से क्या होता है, ये जो फ्रूट्स होते हैं ना बनाना टोमेटोज वगैरह, इनको जल्दी राइपन करवा पाता है। कौन? इथाइलिन। अब इथाइलिन जो है वो सीड की या फिर जो बर्ड डोरमेंसी होती है ना उसको भी ब्रेक करने में हेल्प करता है। अब आप बोलोगे सीड डोरमेंसी क्या होती है? सीड डोरमेंसी और कुछ नहीं होती है, सीड जो है वो डोरमेंट हो जाता है, वो जर्मिनेट होने के लिए रेडी नहीं रहता है। ठीक है, तो उसको कुछ ट्रिगर देके हमें डोरमेंसी से बाहर निकलना पड़ता है, निकाल के उसके बाद ही वो जर्मिनेट होगा। यानी कि ये सीड को जो है वो जगाएगा, सीड सो चुका है। ठीक है, सीड को जगाएगा और जो बर्ड्स होती हैं उनको भी, ताकि वो जर्मिनेट हो सके। और इस वजह से जो है फिर आगे सीड का जर्मिनेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो है वो पीनट सीड्स में या फिर जो स्प्राउटिंग होता है पोटैटो ट्यूबर्स का, वो सब इनिशिएट करने में इथाइलिन जो है वो हेल्प करेगा। कुछ प्लांट्स की जगह अगर हम बात करें जैसे कि डीप वाटर राइस, जो राइस जो डीप वाटर में रहते हैं, उसमें क्या करेगा इथाइलिन जो है, उनके जो प्लांट के इंटर नोड्स होते हैं ना और पिटियोल्स जो होते हैं उनको लंबा ग्रो करने में हेल्प करेगा, ताकि जो लीव्स होते हैं और जो प्लांट का अपर पार्ट होता है वो पानी के ऊपर रहे। अब इंटर नोड्स क्या थे? दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस।
ठीक है। और अगर पिटियोल्स की बात करें तो पिटियोल्स वो कनेक्शन था, वो एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर था जो लीफ और स्टेम को कनेक्ट करके रखता था। तो जो इथाइलिन है वो जो डीप वाटर राइस होते हैं उसमें इंटरनोड्स और पिटियोल को जो है वो ज्यादा लंबा ग्रो करवाता है ताकि वो ग्रो होके पानी के ऊपर चला जाए। ठीक है। उसके बाद जो ये रूट का ग्रोथ होता है और रूट हेयर फॉर्मेशन होता है उसको भी प्रमोट करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो रूट्स का सरफेस एरिया है वो बढ़ जाएगा, तो वो ज्यादा वाटर एब्सॉर्ब कर सकता है, सॉइल से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब एब्सॉर्ब कर सकता है, और प्लांट जो है वो बेटर तरीके से ग्रो कर सकता है। तो इस तरीके से है जो है वो रूट्स के मामले में हेल्प करता है। अब अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो जो इथाइलिन होता है ना वो फ्लावरिंग इनिशिएट करने में जो है वो यूजफुल होता है। ये फ्लावरिंग इंड्यूस कर सकता है मैंगो में भी। और बिकॉज इथाइलिन जो है वो कंट्रोल करता है इतने सारे प्रोसेसेस को प्लांट में, इसलिए इसको फार्मिंग में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अब सबसे मोस्ट कॉमन केमिकल जो इथाइलिन रिलीज करता है उसका नाम है इथेफॉन। ठीक है। इथेफॉन उसका नाम है जो सबसे ज्यादा इथाइलिन यूज करेगा, रिलीज करेगा। तो जब हम उसे वाटर सॉल्यूशन में अप्लाई करते हैं इथेफॉन को तो प्लांट उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, और प्लांट जो है वो स्लोली रिलीज करने लग जाएगा इथाइलिन। फार्मर्स जो है वो उसे जो फ्रूट्स का राइपनिंग होता है ना टोमेटो और एप्पल्स वगैरह में, उसको जो है प्रमोट करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए, राइपनिंग को स्पीड अप करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। जल्दी उनका जो क्रॉप है वो पक जाए, उनका जो प्लांट पे जो फ्रूट्स लगे हैं वो पक जाए, उसके लिए फार्मर्स इसे यूज करते हैं। उसके अलावा भी ये मेक श्योर करने में हम लोग इसे यूज कर सकते हैं कि जो फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो राइट टाइम पे गिर जाए, मतलब सीजन हो जाए, उनका ड्रॉप हो जाए, जो फ्रूट्स और फ्लावर्स होते हैं वो, जिसकी वजह से जो फ्रूट है वो हमें जल्दी मिल जाए। और जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं ना क्यूकम्बर्स वगैरह में, उनमें भी ये ग्रोथ को प्रमोट करने में यूज होता है। क्यूकम्बर वगैरह में जो ग्रोथ फीमेल फ्लावर्स होते हैं उसमें ग्रोथ प्रमोट करने के लिए यूज होता है, जिसकी वजह से ओवरऑल यील्ड जो है वो बढ़ जाती है। तो ये तो हो गया इथाइलिन के बारे में। अगर इसको समराइज करें तो ये काफी पावरफुल पीजीआर है जो काफी सारे क्रूशियल रोल्स प्ले करता है इन फ्रूट राइपनिंग, सीड जर्मिनेशन, सीड का डोरमेंसी को ब्रेक करने में, रूट की ग्रोथ में, फ्लावरिंग में, एक्सीशन में। ठीक है। जिसकी वजह से ये हाईली वैल्यूएबल हो जाता है एग्रीकल्चर में। ऑल राइट, तो अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड। तो ये भी एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। ठीक है। और अब हम देखते हैं कि ये प्लांट्स को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। तो इसको जो है पहले डिस्कवर ही इस वजह से किया गया था क्योंकि इसका जो रोल है वो एब्सिशन और डोरमेंसी में देखा गया था। एब्सिशन का मतलब जो ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स होता है, और डोरमेंसी का मतलब था जो रेस्टिंग पीरियड होता है सीड का और या फिर बर्ड का, जहाँ पे वो ग्रो नहीं होते हैं, बस रेस्ट कर रहे होते हैं। तो जो एबीए होता है ना, जो एब्सिसिक एसिड है, उसका भी बाकी सब पीजीआरस की तरह काफी रेंज ऑफ इफेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं जो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करते हैं। अब ऐसा ही उसका जो एक मेन फंक्शन है वो ये है कि वो एक ग्रोथ इनहिबिटर की तरह एक्ट करता है। मतलब वो ग्रोथ को या तो स्लो डाउन कर देगा या फिर कुछ सर्टेन प्रोसेसेस को स्टॉप कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, एबीए जो है वो इनहिबिट करता है सीड जर्मिनेशन को। ठीक है। और इस वजह से क्या होगा, जो सीड है वो स्प्राउट नहीं होगा। कब? जब कंडीशंस फेवरेबल नहीं होंगी। तो जब फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती हैं तो ये जो है वो सीड को जो है जर्मिनेट नहीं होने देता है, उसका जर्मिनेशन जो है उसको इनहिबिट कर देता है। उसके अलावा जब जो टाइनी ओपनिंग्स होती है ना लीव्स पे, जिसमें से गैसेस जो है वो अंदर जाती है या फिर बाहर आती है, जो लीव्स पे होते हैं उसे स्टोमेटा कहा जाता है अगर आपको याद हो तो उसका जो क्लोजर होता है उसे बंद करके रखना, उसे भी ये स्टिमुलेट करता है। अब ये चीज जरूरी क्यों होती है? जब प्लांट स्ट्रेस में होता है, लाइक ड्राउट कंडीशंस चल रही होती है, तो ऐसी चीजें बहुत जरूरी हो जाती है। तो जब स्टोमेटा अगर क्लोज हो जाएगा तो प्लांट में से वाटर का लॉस जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। और इसी वजह से, क्योंकि ये स्ट्रेस रिलेटेड फंक्शंस भी करता है, तो एबीए को स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, एबीए जो है उसका निकनेम है स्ट्रेस हार्मोन, क्योंकि वो स्ट्रेस रिलेटेड जो सिचुएशंस होती है उसमें भी फंक्शन करता है, जैसे कि उसने स्टोमेटा को क्लोज किया और वाटर लॉस से बचाया।
इन एडिशन टू इट्स रोल इन सीड डॉर्मेंसी एंड स्टोमेटल क्लोजर, एबीए जो है वो क्रूशियल पार्ट प्ले करता है इन सीड डेवलपमेंट, यानी कि वो सीड को मैच्योर भी करवाएगा प्रॉपरली और उसे जो स्टेट ऑफ डॉर्मेंसी होता है उसमें भी एंटर करवाएगा, जिसकी वजह से वो सरवाइव कर सकता है डिफिकल्ट कंडीशंस में जैसे कि डिहाइड्रेशन, और वो उसे तब तक डॉर्मेंसी में रखेगा जब तक एनवायरमेंटल कंडीशंस जो है सूटेबल नहीं हो जाती है ग्रोथ के लिए। अब इंटरेस्टिंगली एबीए जो है वो एज एन एंटागोनिस्ट काम करता है अदर पीजीआरस को, ठीक है, अदर पीजीआरस जैसे कि जिब्रेलिन्स, जीएस जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, उनका उल्टा काम करता है। जैसे कि जो जिब्रेलिन्स होते हैं वो प्रमोट करते हैं ग्रोथ को, सीड के जर्मिनेशन को, लेकिन एबीए क्या कर रहा है, इन सभी प्रोसेसेस को ब्लॉक कर दे रहा है। तो वो क्या कर रहा है, जो जिब्रेलिन्स होते हैं उनको एज एन एंटागोनिस्ट काम कर रहा है, उनका विपरीत उल्टा काम कर रहा है। तो ये जो है एक जो बैलेंस होता है ना प्लांट में ग्रोथ प्रमोशन का या फिर और ग्रोथ इनहिबिशन का, उसको बना के रखता है, एक बैलेंस बना के रखता है, ठीक है, ताकि जो प्लांट है वो एनवायरमेंटल कंडीशंस को अडेप्ट कर सके। अब अगर हम प्लांट ग्रोथ की बात करें, प्लांट के ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट की एज अ होल बात करें, तो पीजीआर जो है वो नियरली हर फेज में इन्वॉल्व होते, चाहे फिर वो ग्रोथ हो, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो या फिर डेवलपमेंट हो। तो ये जो हार्मोन्स है ना वो हार्मनी में भी काम कर सकते हैं, मतलब सिनर्जिस्टिक इफेक्ट दे सकते हैं, साथ में काम कर सकते हैं मिलजुल के, या फिर एक दूसरे को अपोज भी कर सकते हैं, एंटागोनिस्ट इफेक्ट भी दे सकते हैं, एंटागोनिस्टिक वे में भी काम कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, जो इवेंट्स होते हैं जैसे कि सीड डॉर्मेंसी, एप्सिशन, सिनेसेंस या फिर एपिकल डोमिनेंस, इनमें मल्टीपल पीजीआर्स होते हैं जो साथ में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ और साथ में काम करते हैं। हावेवर जो पीजीआर्स होते हैं वो तो स्टोरी का सिर्फ एक ही पार्ट है। हमने अभी जो एक्सटर्नल फैक्टर्स थे जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, इनके बारे में तो बात अभी की ही नहीं है। वो भी एक मेजर रोल प्ले करते हैं इन रेगुलेटिंग प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऑफन बाय अफेक्टिंग द एक्टिविटी ऑफ पीजीआर्स। तो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं ना वो पीजीआरस की एक्टिविटी को भी अफेक्ट करते हैं, और कुछ प्लांट्स में जो प्रोसेसेस होती हैं वो कंट्रोल रहती है बाय एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स जैसे कि वर्नेलाइजेशन। अब वर्नेलाइजेशन में आपको बता दूं क्या होता है, कुछ प्लांट्स में फ्लावरिंग को ट्रिगर करने के लिए, फ्लावरिंग को इंड्यूस करने के लिए उनको कोल्ड टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है वर्नेलाइजेशन। जब तक आप उन्हें लो टेम्परेचर पे नहीं रखोगे, उनको कोल्ड टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं करोगे, तब तक उनमें फ्लावरिंग नहीं होगा, ठीक है। और जो सीड जर्मिनेशन होता है, प्लांट मूवमेंट होता है, प्लांट का फ्लावरिंग होता है, ये सब में एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स जो है वो बहुत ज्यादा काम करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम एक क्लोजर लुक लेंगे कि जो लाइट है, टेम्परेचर है, ये सब कैसे फ्लावर की इनिशिएशन को जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं, और ये जो एक्सटर्नल क्यूज है वो कैसे कंबाइन होते हैं विद द एक्शन ऑफ पीजीआरस और इंश्योर करते हैं प्लांट के ग्रोथ, उसका फ्लावरिंग और रिप्रोडक्शन को एट राइट टाइम। सो विद दिस we conclude our discussion on the fascinating chapter of plant growth and development. I hope this journey through plant hormones, growth regulators, and the intricate processes of differentiation, growth, and development has provided you with valuable insights. Plants are remarkable examples of how life adapts and thrives under various conditions, and for us, understanding these mechanisms is key to appreciate their role in the ecosystem. So, thank you for your attention and engagement. If you have any questions or would like to explore anything further, I would be happy to discuss.